गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। क्या मेरे बहुत ही प्यारे प्यारे जग से न्यारे सबों को नजर आ रही है आपकी प्यारी प्यारी जग से न्यारी समाप्ति मैम? वेरी 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 गुड इवनिंग बेटा, वेरी वेरी गुड इवनिंग। ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? यस एवरीबॉडी। और अच्छा 16 है क्या? ओ माय गॉड, 16 है क्या? मैं बेटा अपने पास्ट से उभर नहीं पाई हूं। ओ सॉरी, मैं अपने सॉरी उल्टा बोल दिया यार, उल्टा बोल दिया। कट कट कट। मैं अपने फ्यूचर को डायलॉग बता दो यार कुछ। हमेशा डायलॉग रेडी नहीं होते यार, हमेशा डायलॉग रेडी नहीं होते, इंस्टेंट बनाना पड़ता है, कभी कभी इंस्टेंट बनता नहीं है। मैंने 17 इसलिए लिख दिया था बेटा क्योंकि तुम्हें देख के मेरी आंखें चौंधिया गई थी, तो मैं डेट बेटा भूल गई थी, ठीक है ना। तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारी वाइब ही बेटा इतनी अच्छी है कि बेटा इंसान सही चीज करते करते गलत कर देता है। चलो शुरू करते हैं बेटा। यस कह रहा है मैम रहने दो। और 2020 से ओ माय गॉड यार, सारा कुछ गलत लिख के बैठी हूँ, सब गलत लिख दिया बेटा। हाय राम, ये क्या हो रहा है बेटा? सब गलत हो रहा है। क्या है डेट वापस से बताओ? 16th यार। पता है मेरी गलती नहीं है, एक्चुअली मैं एक चीज रिकॉर्ड कर रही थी जिसमें मेरे को ईयर 2026 लिखना था, तो मैंने एक्चुअली उसमें ईयर 2026 लिखा था ना, इसीलिए उसकी वजह से मैं यहाँ पे 2026। चलो शुरू करते हैं बेटा। आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। ठीक है चलिए शुरू करते हैं बेटा। क्या आप सब तैयार हैं? आज का लेक्चर हमें करना है oogenesis। लेक्चर नंबर भी गलत है क्या? नहीं भाई, लेक्चर नंबर तो सही है। और बेटा आज का टॉपिक है कि आपको मैम का टेलीग्राम ज्वाइन करना है बेटा, वरना बहुत ज्यादा पाप लगेगा, ठीक है। तो ज्वाइन कर लीजिए आपकी मैम का टेलीग्राम। कल रिवीजन किया था जब मैंने आपको रिवाइज कराया था, मैंने 2.5 मिनट में आई थिंक या 2 मिनट 53 सेकेंड्स में ऑडियो पॉडकास्ट आप लोगों को दिया था इसी टेलीग्राम चैनल पे। आप लोगों के कमेंट्स में पढ़ती हूँ, अभी क्लास से पहले भी मैंने आपको बोला था आर यू रेडी गाइज, ठीक है। तो भाई आर यू रेडी के लिए नहीं, बट एटलीस्ट जब मैं आपको वो कुछ चीजें आपको टेलीग्राम के थ्रू बताती हूँ तो वो टेलीग्राम के थ्रू ही हो सकता है, इसीलिए मैंने आप लोगों को ये ज्वाइन करने के लिए कहा था। और इसी बात के साथ में बेटा अब हम शुरू करने जा रहे हैं हैशटैग समाप्ति एक्सप्रेस, ठीक है ना। oogenesis आज हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल पंकज सर की भाषा में, oogenesis, ठीक है ना। तो समाप्ति एक्सप्रेस चलाते हैं और सबसे पहले बेटा क्विकली रिवाइज करते हैं जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। यस एवरीवन, क्विकली रिवाइज करते हैं जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था और फिर आज का टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। मैम बैक पेन ठीक हुआ? हाँ बिल्कुल ठीक हो गया बेटा, ठीक है। चलिए बिल्कुल ठीक। तो बेटा वो पता नहीं अचानक से हुआ था, वो पता नहीं बैक पेन नहीं था, वो पता नहीं क्या था, ठीक है। तो आर यू गाइज रेडी? वैसे तो मैं कल रिवाइज करा चुकी हूं, बट वापस से रिवाइज करेंगे बेटा। आपके दिमाग में ना एक चीज की क्लैरिटी बहुत अच्छे से रहनी चाहिए कि आपको डेली क्लास में रिवाइज कराया जा रहा है। अपनी तरफ से तो बेटा जो एफर्ट्स मैं कर सकती हूँ वो सारे एफर्ट्स कर रही हूँ, बट आपको अपनी तरफ से एफर्ट्स करने हैं। जैसा कल बच्चा आया था उसने जो जो चीजें बोली बेटा, आई होप कि वो आपके लिए यूजफुल रही होगी और आपकी तैयारी को बूस्ट ही करेगी, है ना। तो मैं तो जो चीजें जितनी तिगड़म लगा सकती हूँ आप लोगों के लिए, जितनी मेहनत कर सकती हूँ वो मैं कर रही हूँ, लेकिन आपको इक्वली मेहनत करनी है। बायोलॉजी इस बार भी बेटा रैंक डिसाइडिंग होगा। बायोलॉजी में अच्छे स्कोर आएंगे तो 600 प्लस मार्क्स स्कोर करोगे। नो मैटर आपका कोई एक सब्जेक्ट वीक भी है तो बायोलॉजी तो आपकी नैया पार बेटा लगा ही देगी, अगर आपने बायोलॉजी को कंसेप्चुअली पढ़ा, डेप्थ में पढ़ा, अच्छे से पढ़ा। और फिर बेटा हम पढ़ तो रही है, ठीक है, सारी चीजें कर ही रहे हैं और आगे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी जो करेंगे उसमें हम कोशिश करेंगे कि किसी भी तरीके का पेपर आए फ्यूचर में, किसी भी तरीके का पेपर आए, इजी मॉडरेट डिफिकल्ट कैसा भी पेपर आए, हम सारे पेपर्स को, कोई भी पेपर को हम अटेम्प्ट कर पाए अच्छी तरीके से। तो इसके लिए हम क्वेश्चन प्रैक्टिस भी जो सेशन के लास्ट में करवाते हैं तपस्या सीरीज, उसमें हम क्वेश्चंस भी कुछ ऐसे ही रखेंगे जिससे आपको बेटा हेल्प हो, ठीक है। अब शुरू करते हैं हम। क्या रुपेश सर, रुपेश सर क्या कर रहे हो? क्वेश्चन मार्क। चलो अब बेटा शुरू करते हैं पहले तो आज की क्लास।
आज की क्लास हम शुरू करते हैं। सबसे पहले समाप्ति एक्सप्रेस बेटा शुरू करते हैं। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था मैमरी ग्लैंड में एल्वियोलाई के स्ट्रक्चर्स को। एल्वियोलाई के स्ट्रक्चर में आपने पढ़ा एल्वियोलाई में होती है एपिथेलियल सेल्स, और यही एल्वियोलाई की सेल्स बेटा मिल्क सीक्रेट करती है, जिसका एक बेहतरीन एनिमेशन हमने देखा था। आई होप बेटा आपने भी देखा होगा, क्लास में आप होंगे तो आपने देखा होगा। मिल्क सीक्रेट करती है, बट ये एल्वियोलाई की एपिथेलियल सेल्स मिल्क सीक्रेट कैसे करती है बेटा? इसके ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं। किसके? इसके ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं प्रोलैक्टिन नाम के हार्मोन के। प्रोलैक्टिन किसका हार्मोन होता है? एंटीरियर पिट्यूटरी का। और एंटीरियर पिट्यूटरी का प्रोलैक्टिन हार्मोन जब अपने रिसेप्टर्स पे बाइंड करता है, जो रिसेप्टर्स होते हैं एल्वियोलाई में, तो मिल्क बनता है। और मिल्क बेटा आगे फिर इजेक्ट कैसे होता है? तो मैम इसके चारों ओर मैंने आपको कुछ सेल्स बताई थी जिन्हें कहा जाता है मायो एपिथेलियल सेल्स। और ये मायो एपिथेलियल सेल्स के ऊपर रिसेप्टर्स किसके होते हैं बेटा? मायो एपिथेलियल सेल्स के ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं ऑक्सीटोसिन के। तो ऑक्सीटोसिन जब आके बेटा इस पे बाइंड करता है, ऑक्सीटोसिन इज द हार्मोन ऑफ हाइपोथैलेमस स्टोर्ड इन द पोस्टीरियर पिट्यूटरी, वहां से रिलीज होता है और मायो एपिथेलियल सेल से बाइंड करता है। और ये मायो एपिथेलियल सेल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है तो आपकी एल्वियोलाई बेटा क्या करती है? स्क्वीज कर जाती है और मिल्क इजेक्ट आउट हो जाता है। अब एल्वियोलाई से निकले होते हैं बेटा कुछ मेमरी टिब्यूल्स। मेमरी टिब्यूल्स आगे बेटा ज्वाइन करके बनाती क्या है? मेमरी डक्ट्स। और मेमरी डक्ट आगे जाके बनाती है बेटा मेमरी एम्प्यूला। और एम्प्यूला ओपन आउटसाइड वाया लैक्टिफेरस डक्ट। लैक्टिफेरस डक्ट वो डक्ट होती है जिससे मिल्क इज सक्ड आउटसाइड। मैंने कुछ हार्मोनल कंट्रोल भी आपको पढ़ाया था, एक बारी देखो। हाइपोथैलेमस से दो हार्मोन्स मैंने आपको बताए थे, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन। नॉर्मल लाइफ में हमारा इनहिबिटिंग हार्मोन डोमिनेंट होता है, जिसकी वजह से एंटीरियर पिट्यूटरी से प्रोलैक्टिन रिलीज नहीं हो पाता। लेकिन जब प्रेगनेंसी होती है तो प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस का डोमिनेंट होता है। और अगर प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन बेटा हाइपोथैलेमस का डोमिनेंट होगा तो एंटीरियर पिट्यूटरी से प्रोलैक्टिन को रिलीज करवाएगा। प्रोलैक्टिन जिसको शॉर्ट में PRL भी लिखा जाता है, इसके दो काम होते हैं, मैमोट्रोफिक एंड लैक्टोजेनिक। मैमोट्रोफिक मतलब ये मेमरी ग्लैंड की ग्रोथ भी करवाता है, लैक्टोजेनिक मतलब ये मिल्क सिक्रीशन में भी हेल्प करता है। बट प्रेगनेंसी के दौरान लैक्टोजेनिक इफेक्ट इसका इनहिबिटेड रहता है ड्यू टू हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। मैं इसके बारे में, प्रोजेस्टेरॉन के बारे में प्रेगनेंसी जब पढ़ाऊंगी तो मैं आपको वहां पे भी समझाऊंगी, ठीक है ना। लैक्टोजेनिक इसका इफेक्ट इनहिबिटेड रहता है व्हाइल द प्रेगनेंसी इज गोइंग ऑन। आफ्टर डिलीवरी बेटा प्रोलैक्टिन की मदद से ये सारी चीजें हो रही है, जैसा कि आप पढ़ भी रहे हो। मिल्क सिक्रीशन हो रहा है, मिल्क सिंथेसिस हो रहा है। फिर मैंने आपको बोला मिल्क बाहर कैसे आया? जैसे ही बेटा बच्चे ने फीड किया, है ना, बच्चे ने सकलिंग किया। सकलिंग से क्या होगा बेटा? सकलिंग से न्यूरॉन इंफॉर्मेशन लेके जाएगी मदर के हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस से बेटा सिग्नल जाएगा पिट्यूटरी को, पिट्यूटरी से सिग्नल जाएगा बेटा, पिट्यूटरी में सिग्नल जाएगा। पिट्यूटरी में दो पार्ट्स होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होगा बेटा प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन नहीं, एंटीरियर, हाँ एंटीरियर पिट्यूटरी से, ये कॉफी आई है, पानी आया, मैं उलझ गई बेटा। हाइपोथैलेमस के पास सिग्नल जाएगा, हाइपोथैलेमस से सिग्नल जाएगा पिट्यूटरी के पास। फिर पिट्यूटरी में दो पार्ट्स, एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलता है ऑक्सीटोसिन, एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है बेटा प्रोलैक्टिन। ऑक्सीटोसिन क्या करेगी? मिल्क इजेक्शन, और प्रोलैक्टिन क्या करेगी? मिल्क सिंथेसिस। ये वाला प्रोसेस चलता है। तो सकलिंग से ये चीज होती है, सकलिंग से ही सिग्नल जाता है और फिर वो रिवर्स में बेटा सिग्नल वापस आता है मेमरी ग्लैंड के पास। ये आपने पढ़ा मिल्क की कॉम्पोजिशन में, आपने पढ़ा मिल्क में वाटर होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, पुअर आयरन कंटेंट होता है, ये थोड़ा अतिरिक्त ज्ञान था। मिल्क शुगर होता है, लैक्टोज, मिल्क प्रोटीन होती है, केसिन, ये सारी चीजें बेटा मिल्क में होती है। इनिशियल फ्यू डेज ऑफ मिल्क स्लाइटली येलोइश, उसे कोलोस्ट्रॉम कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बेबी बेटा, उसकी इम्यून सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उसमें इम्यूनोग्लोबुलिन होती है, IgA, इम्यूनोग्लोबुलिन टाइप A, और वो बच्चे की इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है इनिशियल कुछ दिनों में। बाद में तो बच्चे में आगे भी डेवलप हो जाएगी, इसीलिए डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि इनिशियल डेज ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग होनी चाहिए, उसे कोलोस्ट्रॉम बोलते हैं। आज हम oogenesis से स्टार्ट करेंगे। किसी को भी कोई दुख दर्द समस्या तो नहीं है? यस एवरीबॉडी, क्या हम स्टार्ट करें फिर बच्चों आज का टॉपिक? यस एवरीवन। ये क्या देखे गए हैं भैया? ओ माय गॉड, ये तो मैंने मंगाया ही नहीं था बेटा, क्या देखे चले गए? क्या हम शुरू करें? यस एवरीबॉडी, डन 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 डन। कोई बात नहीं ललित, कोई लोड नहीं है, चिल आराम से। oogenesis शुरू करें। 2023 में भी क्वेश्चन आया है, 2025 में भी क्वेश्चन आया है, और
पहले भी क्वेश्चन आया है, और ये एक ऐसा टॉपिक है, जैसे मैं कल आपको बोल रही थी, वैसे भी ये बहुत कंसेप्चुअल टॉपिक है बच्चों, वैसे भी ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, एंड यू गाइज आर गोइंग टू फॉल इन लव, एंड आई एम टेलिंग यू बेटा, अगर आप मेरी बात को ध्यान से सुन के आज का लेक्चर अटेंड करोगे, यू आर गोइंग टू लव 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 दिस टॉपिक। अगर आपको कंसेप्ट्स बहुत ज्यादा पसंद है तो हर एक चीज को एनसीईआरटी ने तो बेटा डायरेक्ट दे दिया है, हमें उसे इन डेप्थ कंसेप्चुअली पढ़ना है। जो भी चीजें बताऊंगी बेटा, ये पहले हम फ्लो चार्ट में करेंगे, फिर जो भी पॉइंटर्स बचे होंगे उसको हम बेटा नोट डाल के भी लिखेंगे, ताकि आपको रिवीजन में हेल्प हो। फ्लो चार्ट से समझ लेना, और फिर बेटा कुछ कुछ पॉइंटर्स जो लिखने चाहिए वो हम लिख भी लेंगे, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे। कल हमने ये टॉपिक बेटा स्टार्ट भी कर दिया था, ठीक है ना। हाँ, अच्छा सुनो तो बेटा, बाकी सर की क्लास जो मुझे लेनी है, मैंने सर से बात कर ली है। अभी सर का ना फोन का डिस्प्ले खराब हो गया था, तो सर ने मुझे कहा है कि अभी सर क्लास के बाद मुझसे बात करेंगे, तो तुम उस चीज को टेंशन ना लो ना, तुम पढ़ाई करो अभी, ठीक है। वो तो हम डिस्कस कर लेंगे और फिर आपको इन्फॉर्म भी कर देंगे। अभी आप बिल्कुल बेटा शांति से सुनो। मैं चैट्स इसलिए ऑफ नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे कुछ कुछ चीजें तुमसे पूछनी है, लेकिन अगर तुम ज्यादा डिस्टर्बेंस करोगे तो मैं चैट्स ऑफ कर दूंगी बेटा, ठीक है। देखो, तो हमने क्या बोला बेटा, oogenesis जो होता है, oogenesis स्टार्ट होता है एम्ब्रियोनिक लाइफ, स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होता था प्यूबर्टी के टाइम। oogenesis बेटा लाइफ लॉन्ग नहीं चलती है, एक टाइम के बाद रुक जाती है, जब फीमेल में मेनोपॉज आ जाता है, यानी कि बेटा जब पीरियड्स रुक जाते हैं। लेकिन स्पर्मेटोजेनेसिस कंटिन्यू होती है इवन इन ओल्डर मेन। इसके अलावा भी oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस में डिफरेंसेस हैं, लेकिन वो आपको तभी पता चलेंगे जब आप पूरे प्रोसेस को बेटा समझेंगे और पढ़ेंगे। तो oogenesis में बेटा देखो, बेसिक्स पहले बताती हूं और फिर मैं आपको एक्चुअल टॉपिक पे लेके जाऊंगी। देखो oogenesis, स्पर्मेटोजेनेसिस में तो बेटा क्या ही था, स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्मेटोगोनिया, फ्लोचार्ट याद आ रहा है आप लोगों को, स्पर्मेटोगोनिया माइटोटिकली डिवाइड करती है, फिर उसमें से, और ये याद आना चाहिए क्योंकि आज हमें बेटा उससे रिलेटेड चीजें पढ़नी है, दोनों को कंपेयर करना है। स्पर्मेटोगोनिया था, स्पर्मेटोगोनिया से बेटा साइज इंक्रीज हुआ था, वो माइटोटिकली डिवाइड करती थी और उनमें से कुछ कन्वर्ट हो जाती थी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में, जिसकी प्लॉइडी 2n थी। फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस 1 होता था। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से बनती थी 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में होता था बेटा सेकेंड मियोटिक डिवीजन, जो इक्वेशनल डिवीजन है, क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम नंबर बेटा डिवाइड नहीं, हाफ नहीं होता है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 2 स्पर्मेटिड बनते थे। स्पर्मेटिड बेटा डिफरेंशिएशन होती थी, कन्वर्जन होता था, मैच्योरेशन होती थी, तो स्पर्म्स बन जाते थे। तो बड़ा इजी सा था, याद आ रहा है ना। एक शॉर्ट में मैं आपको वैसे दिखा भी देती हूँ। ये 2n स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया का साइज इंक्रीज हुआ, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस 1 हुई, तो आपका सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ये प्राइमरी है ये सेकेंडरी है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से बेटा बनते हैं इक्वेशनल डिवीजन, ऐसे टोटल मिला के 4 स्पर्मेटिड, और स्पर्मेटिड से बेटा आगे जाके स्पर्म्स बन जाते हैं। बड़ा सिंपल सा प्रोसेस था। फीमेल का भी सिंपल ही है, लेकिन फीमेल में सिर्फ आपको ऐसे डेवलपिंग एग के बारे में नहीं पढ़ना, बल्कि कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं फॉलिकल्स, उनके बारे में भी पढ़ना है। हमने बेटा ओवरी का सेक्शन देखा था, और ओवरी में हमने कहा था पूरा एरिया जो ओवरी का होता है बेटा, मैं बेसिक से बता रही हूं, ठीक है। एवरीथिंग आई एम टेलिंग यू फ्रॉम स्क्रैच। जो पढ़ के आया है नहीं पढ़ के आया कोई फर्क नहीं पड़ता, बट अब आपको ध्यान से सुनना है। तो ओवरी के सेक्शन में हमने देखा था ना कि ओवरी में पूरे स्पेस को हम बोलते हैं स्ट्रोमा, और स्ट्रोमा में अंदर का स्पेस होता है मेड्यूला और बाहर का स्पेस होता है बेटा कॉर्टेक्स। ये बात भी हमने पढ़ी थी। अंदर के स्पेस को आपने बोला मेड्यूला और बाहर के स्पेस को आपने बोला बेटा कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स में क्या होते हैं, कॉर्टेक्स में होते हैं बेटा डेवलपिंग फॉलिकल्स, और मेड्यूला वाले एरिया में आपको क्या दिखते हैं बेटा, ब्लड वेसल्स दिखते हैं। अच्छा, यानी कि मैम फॉलिकल नाम का कोई स्ट्रक्चर भी हमें oogenesis में पढ़ना है। बिल्कुल, एक्चुअल में बेटा ऐसे समझो, आम और आम की गुठली, ऐसे समझ लो, एक है आम और एक है आम की गुठली, ठीक है। तो आम जो है, आम का जो बाहर वाला पूरा आम है, वो आप मान लो वो फॉलिकल होता है, और आम के अंदर जो गुठली है बेटा, वो है तुम्हारा डेवलपिंग oocyte। वो चाहे प्राइमरी oocyte हो, सेकेंडरी oocyte हो, ओवम हो, समझ में आ रही है। तो मैम बाहर का आम क्या है, बाहर का जो आम का पार्ट है वो है तुम्हारा फॉलिकल। ऐसा ही होता है बेटा कि फॉलिकल होते हैं वो स्ट्रक्चर्स जिसके अंदर तुम्हारा डेवलपिंग एग या डेवलपिंग oocyte होता है, और हमें oogenesis पढ़ने से पहले इन फॉलिकल्स के स्ट्रक्चर्स के बारे में पता होना चाहिए, नीट में सवाल आ सकता है, ठीक है ना। तो मैं
वैसे तो दूसरे तरीके से भी बताती थी, बट आज मुझे आम दिमाग में आया क्योंकि मैं आम खा के आई हूं ना बेटा, इसीलिए, ठीक है ना। तो आम इज ऑल्सो अ गुड एग्जाम्पल। तो मैं कह रही हूं कि मैम oogenesis में ना एक होते हैं डेवलपिंग फॉलिकल्स, एक होते हैं मैम स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एज डेवलपिंग फॉलिकल्स, डेवलपिंग follicles. Developing follicles has oocyte inside. Developing follicle has oocyte inside. ठीक है ना। तुम भी खाए हो क्या? आम का सीजन चल रहा है ना, सब बोलो। आम, आहा, आम बड़े मजेदार। इसमें अभी बेटा फ्लो चार्ट नहीं करेंगे, तो इसमें तो हम बेटा ऐसे करेंगे। बेटा आम के सीजन में आम तो खाना ही पड़ेगा ना बेटा, आप ज्यादा आम आम मत करो बेटा, है ना। जो जो सीजन में फ्रूट आता है वो सीजनल फ्रूट तो खाने ही चाहिए बेटा, है ना। इसके अंदर oocyte होता है। तो मैम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे अगर मैं इसे आम से कंपेयर करूं, चलो आम बना देते हैं। मैंने बचपन में आम की ड्राइंग बनाई थी यार, बड़े टाइम के बाद मैंने आम बनाया है यार, बहुत टाइम के बाद मैंने आम बनाया है, बड़े टाइम के बाद मैंने आम बनाया। तो थोड़ा कंपेयर करते हैं ना बेटा आम से ही। आम का पत्ता बनाने का कोई मतलब नहीं था, बट मैंने बना दिया बेटा। तो मान लो कि अगर ये आम की गुठली है, वो बचपन में ही ये सब ड्राइंग करते थे, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर मैंगो बोल रही थी मैं, सी फॉर कैट। तो ऐसे मान लो कि आपका जैसे आम में ये आउटर पार्ट है ना, आउटर पार्ट को आप बोलो कि आपका आउटर पार्ट जो है वो है तुम्हारा फॉलिकल, और जो तुम्हारी बेटा आम के अंदर की गुठली है ना, गुठली, ये सीड, ये सीड है तुम्हारा डेवलपिंग oocyte। आपके फॉलिकल्स भी बेटा ऐसे ही होते हैं कि फॉलिकल्स के अंदर होता है आपका एग। अब कैसे होता है मैम, आपका oocyte होता है। इस चीज से रिलेट तो कर पाए ना। अब हम स्ट्रक्चर ऑफ फॉलिकल्स पढ़ने वाले हैं बेटा। लेट्स डिस्कस दी स्ट्रक्चर ऑफ, अच्छा पहले तो यहां पे लिखती हूँ फॉलिकल्स कौन कौन से टाइप के होते हैं, फिर नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करूंगी। प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल, एंड बेटा एक होता है जिसे कहते हैं ग्राफियन फॉलिकल। पहले तो फॉलिकल्स के नाम पता होने चाहिए। ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है ना। और oocyte जो होता है मैम, oocyte होता है प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte, एंड बेटा एक होता है ओवम, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े फिर। यस, आगे बढ़े। अरे तुम्हें बेटा बॉटनी वाला नहीं यहां पे करना था। हाँ चलो, डन 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 कर लिया है। नहीं नहीं बेटा, मैंगो बनाना थोड़ी है, मैंगो सिर्फ खाना है बेटा, ठीक है ना। खा अभी बैठ के बेटा, एक काम कर, लेक्चर भी लिखना थोड़ी है, यहां बैठ के आम खा बेटा और गुठली गिन, ठीक है। चलो, डन 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 एवरीबॉडी, डन डन एवरीबॉडी। अब मैम हमें फॉलिकल्स के स्ट्रक्चर बनाने हैं, बहुत अटेंशन से सुनिएगा। एक एक चीज बेटा जो मैं बता रही हूं, एक एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है ना। बेसिक से बता रही हूं तो मन लगा के बेटा सुनिएगा, सारी चीजें क्लास में याद हो जाएगी क्योंकि इजी है। सबसे पहले हम बनाने जा रहे हैं मैम प्राइमरी फॉलिकल का स्ट्रक्चर। तो एक फ्लो चार्ट बनाएंगे, पोर्ट्रेट में ही करना। आपके आधे पेज का स्पेस अगर बचा हुआ है ना बेटा, तो आप आधे पेज के स्पेस से ही शुरू कर लेना, पेज को वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, और फ्लो चार्ट नेक्स्ट पेज में कंटिन्यू कर लेना, ठीक है ना। तो मैम सबसे पहले हम बनाने जा रहे हैं जिस फॉलिकल का स्ट्रक्चर, उसे मैं कह रही हूं प्राइमरी फॉलिकल। फॉलिकल क्या होता है मैम, फॉलिकल वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके अंदर मैम डेवलपिंग oocyte या डेवलपिंग एग मौजूद होता है। तो मैम प्राइमरी फॉलिकल का स्ट्रक्चर बना दो। बिल्कुल बना रहे हैं बेटा, चलो बनाते हैं, ठीक है। अभी कई बच्चों को लगेगा कि ये क्या है मैम, रंगोली लग रही है, कई बच्चों को रंगोली लगती है, ये थोड़ा टेढ़ा बन गया भाई।
इससे अच्छा बन सकता है, तो मैं थोड़ा और अच्छा बना रही हूँ, ठीक है, थोड़ा और पतला पेन करते हैं। ये ज्यादा बेटर लग रहा है। यस, दिस इज मच बेटर। अब ये क्या है मैम, अब इसको लेबल करते हैं बेटा। देखो दिस इज, और ये प्रॉपर्टीज ही बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। सिंगल लेयर ऑफ ग्रैन्युलोसा सेल, हर एक चीज एनसीईआरटी में दी हुई है। सिंगल लेयर ऑफ ग्रैन्युलोसा सेल, मेरे साथ में ये नाम बोलो, सिंगल लेयर ऑफ ग्रैन्युलोसा, सिंगल लेयर ऑफ ग्रैन्युलोसा सेल्स। और ये क्या है मैम अंदर इसके? मैम आप ही ने तो अभी बताया, आम जो है, आम का बाहर वाला पार्ट है फॉलिकल, और आम के अंदर जो गुठली थी, गुठली का मतलब होता है oocyte, इसके अंदर होता है प्राइमरी oocyte। ये सारे पॉइंटर्स आपको याद रखने हैं बेटा। जब मैं प्राइमरी फॉलिकल की बात करती हूं, जब मैं प्राइमरी फॉलिकल की बात करती हूं, तो बेटा प्राइमरी फॉलिकल वो फॉलिकल होता है जिस फॉलिकल के अंदर जो गुठली है, यानी कि जो डेवलपिंग oocyte है, वो कौन सा oocyte होता है बेटा? प्राइमरी oocyte होता है। क्या ऐसा जरूरी है कि प्राइमरी फॉलिकल होगा तो प्राइमरी oocyte होगी, सेकेंडरी फॉलिकल होगा तो सेकेंडरी oocyte होगी? ऐसा जरूरी नहीं है, आगे आप इस चीज को समझोगे। बट प्राइमरी फॉलिकल के अंदर मैम प्राइमरी oocyte ही होती है, और इसके अराउंड मैम एक सिंगल लेयर, मतलब एक ही लेयर में सेल्स कुछ अरेंज्ड होते हैं, जिन सेल्स को बोला जाता है ग्रैन्युलोसा सेल्स। मैम ये ग्रैन्युलोसा सेल्स इंपॉर्टेंट क्यों है? पता है क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो क्यों इंपॉर्टेंट है। सिक्रीट्स ईस्ट्रोजन। हम कहते हैं ना फीमेल्स में ईस्ट्रोजन आता है। ईस्ट्रोजन कहां से आता है? हार्मोन। ओवरी में ईस्ट्रोजन हार्मोन आता कहां से है? ओवरी में ईस्ट्रोजन हार्मोन आता कहां से है? ईस्ट्रोजन हार्मोन आता है मैम हमारे डेवलपिंग ग्रैन्युलोसा सेल्स से। जितने ज्यादा ग्रैन्युलोसा सेल्स होंगे उतना ज्यादा ईस्ट्रोजन होगा। तो मैम हमारी प्राइमरी oocyte की, अगर तुम्हें पूछा जाए प्राइमरी फॉलिकल की आइडेंटिफिकेशन क्या है, तो प्राइमरी फॉलिकल की आइडेंटिफिकेशन है कि उसके अराउंड एक सिंगल लेयर ऑफ ग्रैन्युलोसा सेल्स दिखेगी मैम, और उसके अंदर जो oocyte दिखेगा मैम वो oocyte होगा प्राइमरी oocyte। क्या ये बात क्लियर है? ग्रैन्युलोसा सेल्स चाहे यहां हो, ग्रैन्युलोसा सेल्स चाहे सेकेंडरी फॉलिकल में हो, चाहे टर्शरी फॉलिकल में हो, ग्रैन्युलोसा सेल्स का काम होता है सिक्रीशन ऑफ द हार्मोन ईस्ट्रोजन। मैम प्राइमरी फॉलिकल आगे जाके क्या बनाती है? प्राइमरी फॉलिकल आगे जाके बनाती है सेकेंडरी फॉलिकल। तो मैम ये भी बता दो, थोड़ा नीचे लिखते हैं कि मैम सेकेंडरी फॉलिकल की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, सेकेंडरी फॉलिकल कैसा दिखता है। प्राइमरी और सेकेंडरी में डिफरेंस करना है तो कैसे डिफरेंस किया जाएगा? चलो, अरे ऐसा कलर लाना पड़ेगा जो ना तुम्हें दिखे। चल, सेल्स को भी ग्रीन बनाया है तो इसको ग्रीन नहीं बना सकते यार, कलर चेंज कर देते हैं। येलो, येलो दिखेगा या रेड कर देते हैं? रेड दिखेगा, ठीक है ना। ग्रीन कलर से सेल्स बनाते हैं। बनाते रहो बेटा, बनाते रहो, फिर लेबलिंग करेंगे। बनाते वक्त मैं बोल नहीं रही हूं, ठीक है। रंगोली तो बनानी है बेटा। क्या मस्त रंगोली जैसा ही लग रहा है, पर अब समझो इसके अंदर है क्या मैम। दिस इज अ न्यू
लेयर called a new layer called theca, a new layer called theca, more number of granulosa cells, more number of granulosa cells एंड अंदर oocyte कौन सी है मैम? अभी भी जो oocyte है वो है प्राइमरी oocyte। अभी मैंने आप लोगों से कहा था ना, ऐसा जरूरी है क्या कि मैम प्राइमरी फॉलिकल होगा तो ही प्राइमरी oocyte होगी? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप यहां पे देख भी पा रहे हैं मैम, ये एक सेकेंडरी फॉलिकल का स्ट्रक्चर है। सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर प्राइमरी फॉलिकल से क्या डिफरेंस हुआ मैम? अंदर तो oocyte सेम है मैम, उसके अंदर भी प्राइमरी oocyte थी, इसके अंदर भी प्राइमरी oocyte है। उसके पास एक सिंगल लेयर ऑफ ग्रैन्युलोसा सेल्स थी बच्चों, इसके पास मेनी लेयर ऑफ ग्रैन्युलोसा सेल्स। जितना ज्यादा ग्रैन्युलोसा सेल उतनी ज्यादा ईस्ट्रोजन। एक नया लेयर डेवलप हुआ जिस लेयर को बोलते हैं थीका। अगर आपसे बेटा पूछा जाएगा कि बताओ कि विच फॉलिकल शोज द फॉर्मेशन ऑफ अ थीका फॉर द फर्स्ट टाइम, तो तुम बोलोगे सेकेंडरी फॉलिकल। विच फॉलिकल शोज सिंगल लेयर ऑफ ग्रैन्युलोसा सेल्स, तुम बोलोगे प्राइमरी फॉलिकल। अगर तुमसे पूछा जाए सेकेंडरी फॉलिकल हैज विच oocyte इनसाइड, तुम बोलोगे प्राइमरी oocyte। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। अब मैम सेकेंडरी फॉलिकल के बाद अगला फॉलिकल बताओ। कोई दुखदर समस्या नहीं है ना, सब बोलो। इजी पीजी है ना, इजी पीजी है ना बेटा। इसे इजी बना रहे हैं ताकि तुम्हें बेटा आगे इसी चीज को फिर रिलेट करोगे। बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लोगे ना फाउंडेशन अपनी, तो आगे तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा। सेकेंडरी फॉलिकल के बाद हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा टर्शरी फॉलिकल। टर्शरी फॉलिकल की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है? ठीक है, चलो चलो भैया, अब जल्दी जल्दी ग्रैंडोसा सेल्स बनाते हैं। पहले लेबल करती हूँ, फिर बेटा चैट्स ऑन करके बताऊंगी, ठीक है ना। दिस इज थीका एक्सटर्ना, दिस इज थीका इंटरना, दिस इज एंट्रम फ्लूइड filled cavity, ये होती है फर्स्ट टाइम यहां। और ये oocyte कौन सा है? प्राइमरी और सेकेंडरी oocyte। अभी ये आपको समझाऊंगी मैं आगे। देखो बच्चों, मैम प्राइमरी oocyte के अंदर कौन सा, सॉरी प्राइमरी फॉलिकल के अंदर कौन सा oocyte था? प्राइमरी फॉलिकल के अंदर प्राइमरी oocyte था।
और क्या प्रॉपर्टी थी मैम? सिंगल लेयर ऑफ ग्रैन्युलोसा सेल्स था मैम। मैम सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर कौन सी oocyte थी? प्राइमरी oocyte ही थी मैम। इसमें एक नंबर ऑफ ग्रैन्युलोसा सेल्स बढ़ गए और एक नई लेयर देखने को मिली मैम, जिसे कहते हैं थीका। थीका, ठीक है। फिर आई बेटा टर्शरी फॉलिकल। मैम टर्शरी फॉलिकल के अंदर जो oocyte होता है वो प्राइमरी और सेकेंडरी में से कोई भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं इसको अभी मैं oogenesis पढ़ाते वक्त मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि दोनों कैसे हो सकते हैं मैम। हाउ इज इट पॉसिबल? ऐसे कैसे बोल रहे हो मैम, एक ही तो हो सकता है ना मैम। अभी समझाऊंगी बेटा कैसे। कंसेप्ट है बहुत खूबसूरत, समझोगे कि प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है। मैम यहां जो सेकेंडरी फॉलिकल में पहली बारी एक लेयर दिखी थी जिसे थीका कहते हैं, टर्शरी फॉलिकल में वो थीका दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। थीका जो बाहर की तरफ है उसे थीका एक्सटर्ना कहते हैं, थीका जो अंदर की तरफ है उसे थीका इंटरना कहते हैं। और मैम यहां ग्रैन्युलोसा सेल्स के बीच बीच में एक कैविटी देखने को मिलती है, पहली बारी एक कैविटी देखने को मिलती है जिस कैविटी को बोला जाता है एंट्रम। फ्लूइड फिल्ड कैविटी called as antrum is seen for the very first time in the tertiary follicle. कोई दुखदर समस्या बेटा? yes everybody, कोई दुखदर समस्या बताओ। निशांत पढ़ ले, निशांत, नहीं तो शांत हो जाएगा यहीं पे, हैं? यहीं पे शांत करवा देंगे तुमको। पढ़ते नहीं है, इधर उधर की कमेंटबाजी क्यों करते हो बेटा ऐसे डांट खाने वाले काम? अच्छा लगता है क्या मुझे तुम्हें डांटने में? एक बच्चा कह रहा है फास्ट प्लीज। बेटा तेरे को कहां की ट्रेन पकड़नी है? देश छोड़ के जा रहा था क्या यहां से? हैं? अरे मैम जल्दी करो, जल्दी पढ़ाओ मैम, टिकट है मैम, यूएस जाना है मैम। हाँ चलो डन 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 डन। मैम आपने फर्स्ट टाइम क्यों लिखा? मैंने इसीलिए फर्स्ट टाइम लिखा क्योंकि सेकंड टाइम बेटा नेक्स्ट पेज में लिखूंगी भाई, सेकंड टाइम नेक्स्ट पेज में लिखूंगी सेकंड टाइम, कि सेकंड टाइम यानी कि मेच्योर एंट्रम, फुल्ली डेवलप्ड एंट्रम हमें ग्राफियन फॉलिकल में देखने को मिलता है, ठीक है ना, इसीलिए फर्स्ट टाइम लिखा। ठीक है चलो डन। चलो अगला अगला पेज लेके जाऊं? चलो चैट्स ऑफ। चलिए अब करते हैं हम बेटा ग्राफियन फॉलिकल की बात। फिर आपसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछूंगी मैं। ग्राफियन फॉलिकल कैसा दिखता है मैम? थीका एक्सटर्ना थीका इंटरना तो वैसे ही रहेंगे। ला 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 ला। अंदर का oocyte बना देते हैं और oocyte के बाहर की एक लेयर भी बनानी है। अब बेटा इतने रंग कहां से लेके आऊं भाई? फिर भी बेटा काफी रंग है, इतने रंग, बहुत रंग है बेटा, क्योंकि अपना जिंदगी तो ब्लैक एंड व्हाइट है। यहाँ तो फिर भी बहुत रंग है बेटा, काश इतने रंग हमारी लाइफ में भी होते, है ना? क्या ही बोले अब। चलिए आई होप तुम्हें दिख रहा है कि मैंने एक ब्लू कलर की लेयर बनाई है। पता नहीं तुम्हें ब्लू दिख भी रहा होगा कि नहीं यार, पहले मैं एक बार स्क्रीन पे देखूं। हाँ तुम्हें दिख रहा है ना? अब हम बनाते हैं एंट्रम। ला 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 ला।
डायग्राम बनाना बेटा कोई आसान बात है? बताओ आप। ये सेम है बेटा, थीका एक्सटर्ना, ये भी सेम है बेटा, थीका इंटरना। अब ये जो बच्चा पूछ रहा था वहां फर्स्ट टाइम क्यों लिखा? क्योंकि एंट्रम फुल्ली डेवलप्ड, एंट्रम फुल्ली डेवलप्ड, और यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट जोना पेल्यूसिडा। इसका नाम शायद कई लोगों ने सुना भी होगा, और नहीं सुना है तो बेटा आगे कई बार इसका नाम तो सुनोगे ही सुनोगे। नीट में क्वेश्चन भी आया हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। ओवा मतलब आपके ऊसाइट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है और वैसे एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है, ठीक है ना। जोना पेल्यूसिडा, दिस इज नॉन सेल्यूलर, इसके बारे में लिखो, नॉन सेल्यूलर, a glycoprotein layer, a glycoprotein layer secreted by secondary oocyte around itself. इंपॉर्टेंट बात। एंड मैम इसके अंदर का जो oocyte है वो कौन सा oocyte है? इसके अंदर का oocyte तो सेकेंडरी oocyte ही है। टर्शरी फॉलिकल के अंदर मैंने लिखा था कि प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है। क्यों हो सकता है वो तो आगे हम प्रोसेस में समझेंगे। और मैम इसके बाद ना इनफैक्ट मैं आपको फ्लो चार्ट में, इसको हम फ्लो चार्ट में नहीं कर रहे थे क्या? फ्लो चार्ट कर देते हैं ना, थोड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि प्राइमरी से सेकेंडरी बनता है, सेकेंडरी से टर्शरी बनता है, टर्शरी से ग्राफियन बनता है, ग्राफियन से क्या बनता है? तो एक बार ही बना लो, फिर मैं आपको बेटा भी क्वेश्चंस भी कुछ कुछ पूछूंगी। This is what? This is called as corpus luteum. एक अतिरिक्त ज्ञान आज मैं आपको बताने जा रही हूं थोड़ा सा, ठीक है ना। लिख लेना, एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, अपनी इंफॉर्मेशन के लिए लिख लेना, ठीक है। अतिरिक्त ज्ञान लिख दे रही हूं। डन। अब मैं चैट्स ऑन कर रही हूं क्योंकि हमारे स्ट्रक्चर ऑफ फॉलिकल्स खत्म हो चुके हैं, ठीक है ना। स्ट्रक्चर ऑफ फॉलिकल्स खत्म हो चुके हैं, मतलब अब हम oogenesis पे आगे बढ़ सकते हैं। oogenesis का 20% पार्ट तो बेटा यही है, फॉलिकल्स का स्ट्रक्चर। 20% ऑफ योर oogenesis इज द स्ट्रक्चर ऑफ फॉलिकल्स। अपोलो रिवाइज कराऊं एक बारी? स्ट्रक्चर्स वैसे बहुत इजी हैं बेटा, बट आपको हर स्ट्रक्चर में कौन सी oocyte, कौन सी न्यू लेयर या कौन सा नया स्ट्रक्चर दिख रहा है ये जानना जरूरी है, बिकॉज एनसीईआरटी ने बहुत क्लियरली हर एक चीज के बारे में बताया हुआ है। पहले तो मैं आपको ग्राफियन फॉलिकल के बारे में बता रही हूं। इसको सबसे मैच्योर फॉलिकल कहा जाता है, मतलब इससे ज्यादा तो कोई भी फॉलिकल ग्रो नहीं कर सकता। सबसे मैच्योर फॉलिकल मैम ग्राफियन फॉलिकल कहलाता है। और ग्राफियन फॉलिकल में मैम हमें क्या दिख रहा है? मैम देखो, हमारा जो टर्शरी फॉलिकल था उसमें भी थीका एक्सटर्ना थीका इंटरना थी, तो मैम यहाँ पे भी थीका एक्सटर्ना थीका इंटरना है। मैम वहां पे एंट्रम फ्लूइड फिल्ड कैविटी पहली दफा देखने को मिला था। मैम ग्राफियन फॉलिकल में वेल डेवलप्ड एंट्रम देखने को मिला। मैम टर्शरी फॉलिकल के अंदर प्राइमरी oocyte भी हो सकती है, सेकेंडरी भी हो सकती है, कैसे वो तो मैं आगे बताऊंगी, बट ग्राफियन फॉलिकल के अंदर हमेशा सेकेंडरी oocyte ही दिखती है। तो मैम यहां नया क्या दिखा? एंट्रम नया तो नहीं है, एंट्रम फुल्ली डेवलप्ड है, बट नया क्या दिखा? नया बेटा
जो दिखा वो सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज जोना पेल्यूसिडा। एक्चुअल में बेटा सेकेंडरी oocyte जो होती है ना, वो अपने चारों ओर, एक तरीके से मान लो ये उसकी एक शील्ड है। अब आप बोलोगे कि मैम ये शील्ड की क्या जरूरत है, तो मेरे प्यारे सपोलो पढ़ेंगे इस शील्ड की क्या जरूरत है। सेकेंडरी oocyte अपने चारों ओर एक शील्ड बना लेती है, एक नई लेयर बना लेती है, बट वो सेल्स की नहीं बनी। जैसे तुम ग्रैन्युलोसा में सेल्स बना रहे हो, जैसे तुम बेसमेंट पढ़ते थे ना, बेसमेंट जो है नॉन सेल्यूलर है, वैसे जोना पेल्यूसिडा भी नॉन सेल्यूलर होती है। वो ग्लाइकोप्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन कॉम्बिनेशन। इट्स अ नॉन सेल्यूलर लेयर, इट इज सिक्रीटेड बाय सेकेंडरी oocyte। ये सेकेंडरी oocyte खुद सिक्रीट करती है अपने चारों ओर। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट लेयर कॉल्ड एज जोना पेल्यूसिडा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। और मैम जब, अच्छा अब पहले तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूं, पहले मुझे बताओ बेटा, यहां तक किसी को भी कोई कंफ्यूजन, यहां तक किसी को भी कोई कह रहा है स्पर्म से बचने के लिए, एक बच्चा कह रहा है स्पर्म से, अरे नालायक, अगर ये स्पर्म से बचने के लिए करेगी तो फिर भैया स्पर्म इसको पेनिट्रेट क्यों करेगा, ये लाइन गलत थी। बहुत सारे स्पर्म से बचने के लिए कह सकता था, ठीक है ना। अरे तो मैं तो साइड हो गई ना भाई। मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछूं, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। मुझे एक चीज बताओ बेटा, कोरोना रेडिएटा के बारे में बताऊंगी जब मैं एक्चुअल में तुम्हें ओवम का स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगी ना, तो कोरोना रेडिएटा बताऊंगी। बेटा मुझे एक चीज बताओ, मुझे एक चीज तुम लोग बताओ, फॉलिकल्स किस हार्मोन के इन्फ्लुएंस में ग्रो कर रहे होंगे। अरे पोलर बॉडी सोलर बॉडी के लिए नलायक, वेट तो कर, अभी बताऊंगी मैं। बेटा मुझे बताओ कि मैं यहाँ पे क्या एक हार्मोन का नाम लिख सकती हूँ कि जो प्राइमरी फॉलिकल को सेकेंडरी में कन्वर्ट कर रहा है, सेकेंडरी को टर्शरी में कर रहा है, क्या मैं ऐसा कुछ कह सकती हूँ कि ये एफ नाम का व्यक्ति था, FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ईस्ट्रोजन नहीं है नलायकों, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ईस्ट्रोजन जो भी लिख रहा है, जिसका नाम ही है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है। ये 11वीं में पढ़ा था, बट अभी मैं वापस से तुम्हें बताती, बट मैंने तुमसे क्वेश्चन पूछ लिया भाई, जिसका नाम ही है FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है, ग्रो करवाता है। यहां तक तो बेटा, यहां तक तो ग्रो FSH ही करवाता है। जब तक आपका, अगर मैं इसके आगे ऐसे एरो लगाती तो भैया यहां तक की कहानी तो FSH ही करवाता है। लेकिन जैसे ही तुम्हारा ग्राफियन फॉलिकल बन जाता है, तो तुम्हें पता है बेटा ग्राफियन फॉलिकल को कौन तोड़ता है, ये मैंने 11वीं में पढ़ा है, पर जिन बच्चों की 11वीं बर्बाद है उनके लिए मैं बता दूं, जिनकी 11वीं बर्बाद है उनको मैं ये बता दूं कि बेटा फॉलिकल्स को तो आपका FSH ग्रो करा लेता है, जिसका नाम है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दैट विल हेल्प इन ग्रोथ ऑफ फॉलिकल्स। मैं लिखवाऊंगी भी ये बात। लेकिन जब आपका सबसे मेच्योर फॉलिकल बन जाता है ना बेटा, एक चीज ऐसे समझो, और सारी चीजें तुम्हें आगे भी रिलेट करनी है। एक जैसे बलून में हवा भरते हैं ना बेटा, बलून में हवा भरते हैं, तो बलून छोटा है, जब मैं हवा भर रही हूं तो थोड़ा बड़ा हुआ, और हवा भर रही हूं और बड़ा हुआ, और हवा भर रही हूं और बड़ा हुआ, एक टाइम के बाद बेटा और हवा नहीं भर सकते, फट जाएगा बलून। वैसे ही फॉलिकल बड़ा होता है, पहले छोटा था फिर ग्रो कर रहा है, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी, टर्शरी से ग्राफियन, बट इसके बियॉन्ड अब ये ग्रो नहीं कर सकता। इसके बाद ये भी फटेगा बेटा, ये भी फटेगा, अभी पढ़ाऊंगी मैं। फटने के बाद ही, मतलब एक्चुअल में जब ग्राफियन फॉलिकल टूटती है ना बेटा, जब ये टूट जाती है तो इसके अंदर का एक oocyte बाहर आ जाता है, इसके अंदर का oocyte बाहर आ जाता है, ठीक है ना। और मेरे प्यारे सपोलो, ये जो ग्राफियन फॉलिकल है, oocyte तो बाहर आ जाता है, और जो बचा हुआ बॉडी है ना, जब ये फट जाता है तो बची कुची जो बॉडी है उसी को आप कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। सब कुछ लिखवाऊंगी, बट आपको जस्ट कॉन्टेक्स्ट दे रही हूं। और वो कौन कराता है पता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। जिन्होंने ये चीज नहीं पढ़ी है आप टेंशन मत लो, हम ये चीज आपको लिखवाएंगे बेटा आगे। मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ाऊंगी ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल में ये सेम चीज लिखवाऊंगी, तो तुम टेंशन ना लो कि तुम्हें नहीं पता है, ठीक है ना। मैंने तो तुम्हें एक एग्जाम्पल दिया, और मैं ये भी लिखवा देती हूं यहां पे भी, LH एक्ट ऑन ग्राफियन and breaks it to release oocyte and remaining या रेमिनेंट्स मतलब बचा कुचा, रेमिनेंट्स ऑफ इट फॉर्म्स दिस। जो उसकी बची कुची चीज होती है वो ये बनाती है,
और ये एक्चुअल में येलोइश बॉडी होती है, ये पीले रंग की बॉडी होती है, इसीलिए मैंने इसे येलो कलर का बनाया है। एनसीईआरटी में ये तो दिया ही हुआ है और आगे मैं बेटा इस चीज के बारे में पढ़ाऊंगी, टेंशन ना लो, ठीक है ना। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एक्चुअल में इस फॉलिकल को तोड़ता है और ये बनवाता है, और ये चीज एनसीईआरटी में दी नहीं हुई है, ये अतिरिक्त ज्ञान में लिखा हुआ है, तो इतना लिख लो, इतना ही काफी है। कॉर्पस ल्यूटियम लास्ट में एक्चुअल में बेटा कन्वर्ट होता है इनटू कॉर्पस एल्बिकन्स, नॉट गिवन इन एनसीईआरटी, जस्ट 5% एक्स्ट्रा ज्ञान जो देती हूं उसका पार्ट है ये याद रख लो, ठीक है ना। यस, डन 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 बेटा, यस, डन डन डन, यस, आगे बढ़े अब, आगे बढ़े अब मैम हमने, हाँ ये सारे हार्मोन्स, एक बच्चा कह रहा है कि निवेदिता कह रही है ये सारे हार्मोन्स तो मेल, तो बेटा एफएसएचएलएच क्या फीमेल में नहीं होते हैं? एफएसएचएलएच तो एंटी पिट्यूटरी के हार्मोन है, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन थोड़ी है। और वैसे मेल्स में भी ईस्ट्रोजन होता है और फीमेल्स में भी बेटा एंड्रोजन्स होते हैं। जब मैं 11th का रिवीजन कराऊंगी तो मैं बताऊंगी ये चीज, बट एफएसएचएलएच तो दोनों में होगा ना बेटा, ये तो मेल्स और फीमेल दोनों में होगा, एंटी पिट्यूटरी के हार्मोन्स है ना। अब मैम हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, ये फॉलिकल्स बेटा याद रखना, किस फॉलिकल के अंदर कौन सा oocyte था ये याद रखना, क्योंकि अब ये चीज आपको अप्लाई करनी है और कंसेप्चुअल है। तो अब oogenesis को पढ़ने के लिए ना बेटा अब मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप कॉपी को लैंडस्केप कर लो, कॉपी को लैंडस्केप कर लो, क्योंकि ना आपको इसमें 3 डिविजन्स करने पड़ेंगे और हर एक डिवीजन में आपको 2 पेज में ये पूरा आएगा, ठीक है ना। यस, अब मैम oogenesis जो है ना बेटा, आप स्पर्मेटोजेनेसिस जैसा सीधा सीधा नहीं पढ़ सकते। रीजन बता देती हूँ, रीजन ये है कि स्पर्मेटोजेनेसिस तो मैम प्यूबर्टी में चालू होती है और चलती रहती है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, स्पर्म बनते रहते हैं, मियोसिस भी चलती रहती है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन फीमेल में जो oogenesis है ना बेटा, ये बड़ी गजब है। ये चालू होती है जब एक फीमेल, कोई भी फीमेल जो क्लास में बैठी है या मैं, जब हम अपने मम्मी के यूट्रस के अंदर थे, हम जब एम्ब्रियो थे तब से हमारी बेटा oogenesis चालू हो गई और चलती नहीं गई बेटा। ऐसा नहीं है कि कोई एक ट्रेन है, स्पर्मेटोजेनेसिस पता है क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस एक ऐसी ट्रेन है मान लो जो दिल्ली से स्टार्ट हुई तो चलती जा रही है, हॉल्ट ही नहीं है, रुकाई नहीं, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। बट oogenesis एक ऐसी ट्रेन है जो दिल्ली से चली तो बेटा रुकते हुए जा रही है, ठीक है ना, उसके बहुत सारे स्टॉप्स है, कंटिन्यूटी में नहीं चल रही है, वो रुकती है फिर स्टार्ट होती है, रुकती है फिर स्टार्ट होती है, रुकती है फिर स्टार्ट होती है। इससे तुम्हें ना बहुत अच्छे से रिलेट करेगा। और oogenesis में अलग अलग समय पर अलग अलग चीजें चल रही होती है। एक फीमेल जब एम्ब्रियो होती है तो कुछ अलग ही चल रहा होता है, एक फीमेल जब प्यूबर्टी पे आती है तो अलग ही चीज चल रही होती है, एक फीमेल का जब चाइल्डहुड होता है तो अलग ही चीजें चल रही होती है। इसीलिए हमें oogenesis को फीमेल, बेटा मैं बहुत आराम से एक एक चीज को आपको बता रही हूं, समझना इसको, रियल लाइफ में भी आपके ये टॉपिक्स काम में आएंगे, ठीक है ना। तो फीमेल में ना हम oogenesis को डायरेक्टली नहीं पढ़ सकते, हमें पढ़ना पड़ेगा oogenesis को कौन से टाइम पीरियड में क्या हो रहा है, उस टाइम पीरियड में कौन सी फॉलिकल्स की मैं बात कर रही हूं और उस टाइम पीरियड में मैं कौन से oocyte की बात कर रही हूं। इसीलिए मुझे 3 डिविजन्स आपको कराने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो पहले तो हम डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे कंसेप्चुअली, फिर एनसीईआरटी का जो फ्लो चार्ट है ना बेटा उसको भी बनाएंगे, ठीक है ना। तो पहले तो मैं एक डिवीजन करती हूं, इतना मोटा नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा पतला कर देते हैं ऐसे, ठीक है ना। यहां पे हम लिखेंगे टाइम पीरियड, एक में हम लिखेंगे कौन सा oocyte है और एक साइड में हम लिखेंगे कौन सा फॉलिकल है, ठीक है। ओहो ओहो, तो यहां हम लिखने वाले हैं बेटा टाइम पीरियड, यहां हम लिखने वाले हैं बेटा अबाउट दी oocyte और यहां हम लिखने वाले हैं बेटा अबाउट दी फॉलिकल। एक भी मिनट के लिए आपका अटेंशन बेटा भटकना नहीं चाहिए,
ठीक है ना, क्योंकि अटेंशन हाफ पेज में नहीं होगा बेटा, हाफ पेज में नहीं होगा, लैंडस्केप में बनाना पड़ेगा। तुम लोग को एक बारी में कुछ सुनाई नहीं देता है क्या? हाँ, सही में स्नेक्स हो क्या? लैंडस्केप में बनाना है गाइस। और अब बेटा एक भी टाइम आपका मतलब अटेंशन नहीं ब्रेक होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका एक भी मिनट का अटेंशन गया ना तो आपको नहीं समझ में आएगा। ठीक है ना। अब मैं चैट्स ऑफ कर रही हूं, अब आप सिर्फ पेशेंस के साथ में सुनो। ठीक है। तो मैम जैसा कि आपने कहा oogenesis जो होती है एम्ब्रियोनिक लाइफ में ही चालू हो जाती है, तो मैं सबसे पहला टाइम पीरियड कहूंगी एम्ब्रियोनिक लाइफ का, यानी कि फीटल लाइफ। फीटल लाइफ टिल बर्थ। एम्ब्रियोनिक लाइफ में जब हम थे और जब तक कि हमारा जन्म नहीं हो गया, एम्ब्रियोनिक लाइफ से लेके हमारे जन्म तक फीमेल की बॉडी के अंदर oogenesis का कौन सा हिस्सा चल रहा है, इसको जरा समझते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले बेटा यहां पे ना oocyte में डेवलपिंग oocyte ऐसे लिखना था, तो डेवलपिंग oocyte लिख लो जैसा कि हमने लिखा था, क्योंकि यहां पे oogonia, ओवम ये सारी चीजें आएंगी, तो डेवलपिंग एग ऐसे लिख लो, डेवलपिंग एग ऐसे लिख लो। अब यहां से हम शुरू करते हैं बेटा कि कौन से स्ट्रक्चर से चालू हुआ। ठीक है ना। और जो एनसीईआरटी ने दिया है मैं वहां से चालू कर रही हूं, और जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स होंगे वो नोट्स में आपको मैं नोट डाल के लिखवाऊंगी। ठीक है ना। दिस इज oogonia। पहले लिखो बेटा, सारी चीजें बताऊंगी। थोड़ा ऊपर नीचे बन रहा होगा साइज वाइज, बट कोई नहीं। oogonia के बारे में मैं यहां पे लिखना चाहती हूं, अ कपल ऑफ मिलियन oogonia, couple of million oogonia अप्रोक्सीमेटली बोलोगे 2 मिलियन, कपल मतलब 2 मिलियन, आर प्रेजेंट इन ईच fetal ovary, each fetal ovary, and no more added after birth, no more added after birth। ठीक है ना। अब यहां पे क्या करना है मैम, माइटोसिस। ठीक है ना। अरे वहां पे लिख तो दिया है, यहां पे लिखते हैं माइटोसिस। ठीक है। अब इसको बोला हमने प्राइमरी oocyte। पहले बनाओ बेटा, सब चीजें समझाऊंगी। इससे हमने बोला प्राइमरी oocyte। किसके अंदर मौजूद है मैम, प्राइमरी फॉलिकल। अब बेटा यहां तक पहले मैं आपको समझाती हूँ, फिर चैट्स ऑन करूंगी। स्पर्मेटोजेनेसिस से बेटा कंपेयर करते जाना है, और जो भी बेटा चीजें नहीं होंगी
जो स्पर्मेटोजेनेसिस में नहीं है और यहाँ पे है, वो चीजें मैं आपको साथ के साथ बताती जाऊंगी। स्पर्मेटोजेनेसिस बेटा आपने कहाँ से स्टार्ट किया था? स्पर्मेटोजेनेसिस क्या आपने स्पर्मेटोगोनिया से स्टार्ट किया था? चैट्स ऑन करूं क्या पूछने के लिए? और आराम आराम से समझना बेटा, कोई जल्दी नहीं है। क्या हमने स्पर्मेटोजेनेसिस भी स्पर्मेटोगोनिया से चालू किया था? और स्पर्मेटोगोनिया की प्लॉइडी 2n थी? यस या नो में आंसर देना है, यस या नो में। सिर्फ वहां से कंपेयर करके मुझे बताओ, यहां की चीजें तो मैं आपको बताऊंगी ही, ठीक है ना। यहां ये न्यूक्लियस दिखाने से अच्छा है ना कि मैं इनमें प्लॉइडी दिखा दूं, कि इनमें मैं प्लॉइडी दिखा दूं एटलीस्ट। क्या हमने भी वहां स्पर्मेटोगोनिया से चालू किया था और उसकी प्लॉइडी 2n थी, और क्या वो भी माइटोटिकली डिवाइड कर रहा था? यस और नो। ये भी सेम है बेटा, ऐसे ही कंपेयर करना है। एक्चुअल में वैसे तो बेटा ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल से बनते हैं, बट वो एनसीईआरटी में दिया नहीं है, तो यहाँ पे उसे इंक्लूड नहीं कर रही हूं। यहां पे भी हम ऊगोनिया से चालू करते हैं। एम्ब्रियोनिक लाइफ में हम बात करते हैं कुछ ऊगोनिया की, और कुछ का मतलब पता है क्या है? अभी एनसीईआरटी रीड कराऊंगी और तुम देखोगे। एनसीईआरटी कहती है कपल ऑफ मिलियन oogonia आर प्रेजेंट इन ईच फीटल ओवरी एंड नो मोर आर एडेड आफ्टर बर्थ। एक फीटल ओवरी के अंदर, एक ओवरी के अंदर अराउंड 2 मिलियन oogonia होती है। कपल ऑफ मिलियन मतलब एक ओवरी के अंदर 2 मिलियन अराउंड, दूसरे ओवरी के अंदर 2 मिलियन बेटा oogonia प्रेजेंट है। जन्म के बाद कोई oogonia ऐड नहीं होती, जितनी थी उतनी ही रहेगी। oogonia की प्लॉइडी है 2n, जैसे स्पर्मेटोगोनिया की प्लॉइडी थी 2n, यानी कि डिप्लॉइड। लेकिन फीमेल और मेल में डिप्लॉइड में डिफरेंस ये है कि जब हम बेटा डिप्लॉइड की बात करते हैं ना, तो मेल के केस में 44 प्लस XY करते हो, फीमेल के केस में 44 प्लस XX करते हो, बस इतना अंतर है। ये बात समझ में आई? वहां पे भी डिप्लॉइड है, यहां पे भी डिप्लॉइड है, बस डिफरेंस ये है बच्चों कि हमारे केस में हम XX लिखेंगे 44 प्लस, फीमेल के केस में XX आता है, मेल के केस में XY आता है। वहां पे भी वो माइटोटिकली डिवाइड कर रही थी और यहां पे भी ये माइटोटिकली डिवाइड करती है। और इसी में से जैसे आपने कुछ स्पर्मेटोगोनिया को ग्रो करके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट किया था, बिल्कुल वैसा ही यहां पे होता है, ग्रोथ होती है। और कुछ जो oogonia है वहां से क्या बन गया बेटा? जस्ट साइज इंक्रीज हुआ, ग्रोथ हुई, और क्या बन गए बेटा? प्राइमरी oocyte बन गए। वहां क्या बने थे बेटा? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। वहां क्या बने थे? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। लिटिल ग्रोथ एंड दे फॉर्म द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, हियर दे फॉर्म द प्राइमरी oocyte। माइटोटिक डिफरेंशिएशन से ही बन रहा है, जैसा कि माइटोटिक कर रही है oogonia, माइटोटिक डिफरेंशिएशन करती है, माइटोटिकली डिवाइड करती है, प्लॉइडी चेंज नहीं हो रही, 2n है तो 2n ही है, माइटोटिकली डिवाइड करते करते ही वो प्राइमरी oocyte बना रही है। प्राइमरी oocyte एक्चुअल में वो oocyte होती है, मतलब आप प्राइमरी oocyte और oogonia में कैसे डिफरेंस पता कर सकते हैं? दोनों ही तो बेटा 2n है। प्राइमरी oocyte और oogonia में ये अंतर है कि प्राइमरी oocyte वो स्टेज होती है बेटा जो मियोसिस कर सकती है। क्या आपकी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी वही स्टेज थी जिसमें सबसे पहली बारी मियोसिस 1 दिखा था? एक बार अपने नोट्स को जरा ध्यान से देखो, वहां पे भी स्पर्मेटोगोनिया थी, माइटोटिकली डिवाइड कर रही थी और बना रही थी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट को, और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ही वो स्टेज थी जो केपेबल थी कि वो मियोसिस 1 कर सके। यहां पे भी प्राइमरी oocyte वो स्टेज होती है जो मियोसिस 1 कर सकेगी, ठीक है। और मैम प्राइमरी oocyte कौन से फॉलिकल के अंदर मौजूद रहेगी? तो मैंने यहीं से बताया है जो एनसीईआरटी में दिया है कि प्राइमरी oocyte प्राइमरी फॉलिकल के अंदर होती है। क्या प्रॉपर्टी होती है मैम प्राइमरी फॉलिकल की? जो अभी अभी तुम्हें बना के बताया था, सिंगल लेयर ऑफ ग्रैन्युलोसा सेल्स होता है और अंदर मैम प्राइमरी oocyte होती है। दैट्स इट, दैट्स इट। सब बच्चे रिलेट कर पा रहे हो ना? मैं धीरे धीरे रिपीट करते हुए बताते हुए चलूंगी क्योंकि कंसेप्चुअल टॉपिक है। तो मैम हुआ क्या? हमारे फीटल लाइफ से oogenesis चालू हुई, और मैं कह रही हूं हमारी फीटल लाइफ में एक फीमेल की एक ओवरी के अंदर अराउंड 2 मिलियन oogonia होते हैं। oogonia 2 मिलियन इधर भी है, oogonia 2 मिलियन इधर भी है।
इसके बाद जन्म के बाद कोई oogonia ऐड नहीं होते। oogonia माइटोटिकली ही डिवाइड करती है और बनाती है जिस स्टेज को माइटोटिकली डिवाइड कर रही है, तो प्लॉइडी चेंज नहीं हो रही है, जो 2n है वो 2n ही रह रहा है और oogonia ही क्या बना रही है, प्राइमरी oocyte को। प्लॉइडी क्या है 2n, 2n का मतलब होता है 46, फीमेल के केस में 46 का मतलब है बेटा 44 प्लस XX, XY नहीं। प्राइमरी oocyte किसके अंदर मौजूद है मैम, प्राइमरी फॉलिकल के अंदर। अब देखो आएगा कहानी में ट्विस्ट। क्या ट्विस्ट आएगा मैम, ट्विस्ट ये आएगा कि जो मेल के केस में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होता था, जो मैं साइड में एक बार बना के बता रही हूं, मेल के केस में जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होता था ना मैम, उसमें तो मैम मियोसिस 1 होती थी और वो मियोसिस 1 कंप्लीट होती थी, 2 बराबर साइज के हैप्लॉइड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनते थे। होता था कि नहीं बेटा, होता था कि नहीं बेटा, बताओ। यस मैम, यहां पे ऐसा नहीं होता है क्या, यहां पे क्या होता है जरा समझो। यहां पे मैम ये जो प्राइमरी oocyte है इसमें मियोसिस 1 स्टार्ट तो होता है, पर हमारी गाड़ी तो बेटा रुक रुक के चलेगी ना, हमारी गाड़ी कंटिन्यूअस नहीं चल रही है, हमारी गाड़ी रुक रुक के चलेगी। गाड़ी यहाँ पे साइकिल को कह रहे हैं, मियोसिस को कह रहे हैं। हमारी जो रिडक्शनल डिवीजन है, मियोसिस 1 रिडक्शनल डिवीजन होती है ना बेटा, नीट में इस बार आया था क्वेश्चन। हमारी जो मियोसिस 1 होती है वो स्टार्ट तो हो जाती है मैम, पर अटक जाती है हमारी गाड़ी, हमारी गाड़ी के ब्रेक्स मैम अटक जाते हैं। इसमें मियोसिस 1 स्टार्ट तो हो जाती है, यहाँ पे मियोसिस 1 स्टार्ट तो हो जाती है, बट बेचारी कंप्लीट नहीं हो पाती। अगर कंप्लीट नहीं होगी तो बेटा मेरे को तो इसे ऐसे ही दिखाना पड़ेगा। अब बेटा मियोसिस के तो डिफरेंट फेजेस होते हैं ना, तुम पढ़ते हो ना, है ना, प्रोफेज, मेटाफेज, है ना, डिफरेंट फेजेस पढ़ते हो, फिर उनके अंदर भी बेटा तुम डिफरेंट स्टेजेस पढ़ते हो। तो मैं उतनी डिटेल में नहीं जा रही हूं कि बॉटनी में तुमने क्या पढ़ा है, बट यहां पे मैं तुम्हें वो चीज बताने जा रही हूं जो तुम्हारे काम की है कि मैम मियोसिस 1 स्टार्ट तो हो गई, पर ये मियोसिस 1 में अटक जाती है, ठीक है ना। हाँ, ये कंप्लीट नहीं कर पाती, ये अटक जाती है बेटा मियोसिस 1 में, प्रोफेज 1 स्टेज में। इट गेट्स अरेस्टेड, ये अरेस्ट हो जाती है। अरेस्ट का मतलब होता है, अरेस्ट कर लेता, आप किसी को अरेस्ट कर लेते हो मतलब रोक देते हो ना। अगर ये अरेस्ट हो गई और ये कंप्लीट ही नहीं कर पाई तो आपको ऐसे 2 स्ट्रक्चर्स तो दिखेंगे ही नहीं, आपको सेकेंडरी oocyte तो दिखेगा ही नहीं। अभी भी जो स्टेज आपको दिखेगी वो प्राइमरी oocyte की ही दिखेगी, वो प्राइमरी oocyte की ही दिखेगी। बस ये प्राइमरी oocyte इससे जीवन में थोड़ा सा आगे बढ़ चुकी है, वो अरेस्ट हो चुकी है मियोसिस 1, प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1 में। समझ में आ गई बेटा बात। हाँ, कौन सा स्टेज है, बहुत ज्यादा तेज हो रहे हो, जो बता रही हूं वो तो भूल जाओगे एग्जाम में। ये हो गई 2n। ये सब कार्यक्रम कहां चल रहा है बेटा, ये कार्यक्रम पूरा चल रहा है एम्ब्रियोनिक लाइफ में। ये कौन सी oocyte है, अभी भी ये प्राइमरी oocyte ही है मैम, अभी भी ये प्राइमरी oocyte ही है। बस ये oocyte और ये oocyte में अंतर ये है कि ये अरेस्टेड है, अरेस्टेड इन मियोसिस 1, प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 स्टेज में बेटा ये अरेस्ट हो गई है। अभी भी ये कौन से फॉलिकल के अंदर मौजूद है मैम, फॉलिकल तो अभी भी मैम क्या है, हमारा प्राइमरी फॉलिकल। अभी भी फीमेल के एम्ब्रियोनिक लाइफ में जो फॉलिकल है वो है प्राइमरी फॉलिकल। पहले मुझे बताओ यहां तक किसी को भी कोई दुखदर समस्या। बेटा मियोसिस 1 चालू हुई बट मियोसिस 1 कंप्लीट नहीं हो पाई। मियोसिस 1 अगर कंप्लीट ही नहीं होगी तो सेकेंडरी oocyte तो नहीं बन सकता ना बेटा, बना तो अभी भी प्राइमरी oocyte ही है, बस ये जीवन में थोड़ा आगे बढ़ चुका है। कितना आगे बढ़ चुका है, वो मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 में आके अटक गया है। ये oocyte अटक गया है, कुछ तो चटक गया है, oocyte अटक गया है, पर ये भटक गया है। ये नहीं, तुम भटक गए हो भाई, ठीक है ना, इजी पीजी। अब बेटा जब एक फीमेल पैदा होती है ना तो वो फीमेल, अब देखो मैंने क्या कहा था, फीटल लाइफ टिल बर्थ। अब जब फीमेल पैदा होती है ना तो उसकी बॉडी में कौन सा oocyte के साथ में वो पैदा हुई बेटा, अगर तुमसे पूछा जाए कौन से oocyte के साथ में एक फीमेल का बर्थ हुआ, प्राइमरी oocyte। कौन सी प्राइमरी oocyte, वो प्राइमरी oocyte जो मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 में अटकी हुई थी। और ये वो oocyte है जो प्राइमरी फॉलिकल के अंदर मौजूद थी। A female is born with the primary oocyte arrested in prophase 1 of meiosis 1 present within the primary follicle। तो मैं अब इसको दूसरे टाइम पीरियड को लिखने के लिए इसमें डिवीजन करती हूं।
और मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगी मेरे प्यारे प्यारे जग से न्यारे सपोलो कि अगला जो टाइम पीरियड है वो टाइम पीरियड होगा बर्थ टिल प्यूबर्टी, यानी आपका पूरा चाइल्डहुड बेसिकली, यानी कि मैं चाइल्डहुड की बात कर रही हूं। तो मैम इसमें हम पैदा किसके साथ हुए, तो मैं बेटा वापस से वही स्टेज लिख रही हूं क्योंकि अब आपका जन्म हो गया है। जब आपका जन्म हो गया है तो आप किसके साथ पैदा हुए, आप इसी के साथ पैदा हुए ना बेटा, पैदा तो आप इसी के साथ हुए। अरेस्टेड वाली oocyte के साथ आप पैदा हुए, ये 2n थी। कौन सी वाली oocyte थी मैम, ये थी प्राइमरी oocyte। ये बार बार लिखने का मतलब ये है कि मैं तुम्हें दिखा रही हूं कि पैदा होने के बाद तुम्हारे पास यही था। और ये कौन सी थी मैम, ये अरेस्टेड वाली oocyte थी जो ऊपर लिखा हुआ है, अरेस्टेड इन P1 प्रोफेज 1 मियोसिस 1। कौन से फॉलिकल के साथ हो मैम, मैम प्राइमरी फॉलिकल। अब बेटा कहानी सुनो ध्यान से, अरे प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है, सुनो। फीलिंग लाइक अ मूवी, या सुपेश इट इज लाइक। अब बेटा जी ये जो प्राइमरी oocyte के साथ हम पैदा हुए, जो अरेस्टेड थी प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1 में, और जो प्रेजेंट थी हमारे प्राइमरी फॉलिकल में, मैम बर्थ से लेके प्यूबर्टी तक तो कुछ भी नहीं होता है, ये गाड़ी अटकी रहती है। इतना समय लग गया मैम, जन्म से लेके प्यूबर्टी तक मैम हमारे गाड़ी के ब्रेक अटके हुए रहे, कोई ठीक करने आया ही नहीं। मैम हमारी गाड़ी का ब्रेक अटका हुआ है, इसको कोई नहीं ठीक करने आया मैम। पॉज है तो पॉज है मैम, बल्कि मैम हमारे जो फॉलिकल्स थे ना मैम, वो बहुत सारे फॉलिकल्स के साथ हम पैदा हुए थे, लेकिन प्यूबर्टी तक आते आते इनमें से अधिकतर फॉलिकल्स की डेथ हो जाती है। अब मेरे को वैसे तो कॉन्टेक्स्ट रिलेट नहीं करना चाहिए कि गाड़ी में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं और फिर कुछ लोग, ऐसे बोलना नहीं चाहिए ना, तो क्या करूं मतलब कि, है ना, वो इंतजार नहीं कर पाए बेटा, बहुत टाइम हो गया, ठीक है। तो ये जो इतने सारे प्राइमरी फॉलिकल के साथ आप पैदा हुए थे ना, एक ही चीज हुई बेटा पूरे चाइल्डहुड में, इनकी मौत। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रही हूं क्योंकि प्यूबर्टी जब तक आई तब तक तुम्हारे कोई चेंजेस नहीं हुए, तुम्हारी वही oocyte है जो प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1 में अटकी हुई है, वही फॉलिकल्स हैं, बस फॉलिकल्स का नंबर कम हो गया है। ओनली 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स आर लेफ्ट इन ईच फीटल ओवरी। ओनली 60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल बचते हैं, रिमेनिंग सारे फॉलिकल्स की डेथ हो जाती है आपके थ्रू आउट द चाइल्डहुड में। इस डेथ ऑफ द फॉलिकल्स को बोला जाता है फॉलिकुलर एट्रेशिया। भला कुछ हुआ नहीं बेटा, बुरा हो गया। भला कुछ हुआ नहीं बेटा, बुरा हो गया। आपके जो प्राइमरी फॉलिकल्स थे उनकी डेथ हो गई, और अब केवल मात्र आपके फीटल ओवरी के अंदर केवल और केवल बेटा 60 से 70,000, 60 to 80,000 ही फॉलिकल बचे हुए हैं ईच फीटल ओवरी में। इसके अलावा कोई ग्रोथ नथिंग हैपेंस बेटा, नथिंग। तो मैं यहां पे लिख रही हूं इस फॉलिकल के बारे में, और इसके बारे में स्टार मार्क करके लिख रही हूं बेटा, इसके बारे में स्टार मार्क करके लिख रही हूं, टिल प्यूबर्टी ओनली 60,000 to 80,000 primary follicles are left in each fetal ovary, are left in each fetal ovary, rest all die, कॉल्ड एज, ये फॉलिकल्स की जो डेथ हुई ना बेटा, इसको बोला जाता है कॉल्ड एज फॉलिक्यूलर एट्रेशिया। इसे क्या बोला जाता है, फॉलिक्यूलर एट्रेशिया। बेटा मुझे बताओ यहां तक कोई दुखदर्द समस्या,
वैसे भी इसके अलावा कुछ हो भी नहीं रहा है, इसके अलावा बेटा कुछ हो भी नहीं रहा है। बर्थ से लेके प्यूबर्टी में हमें कुछ करना ही नहीं है, अब सारी चीजें करनी है बेटा जब प्यूबर्टी आती है, जो लड़कों वाला मैंने बताया था ना, जो जन्म वो जवानी वाला टाइम होता है, जब हॉर्मोन्स जीएनआरएच बहुत ज्यादा बढ़ेगा तो एफएसएच बढ़ेगा, तब जाके बेटा कुछ होगा। फीटल लिख दिया क्या मैम? ओ सॉरी, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, बोलते बोलते फीटल लिख दिया बेटा, आई एम सो सॉरी, आई टेक माई वर्ड्स बैक। यहाँ पे वर्ड्स को टेक बैक करना कितना इजी है ना, आई टेक माई वर्ड्स बैक। अरे वापस बैक भी नहीं आ रहा था। वैसे तो हम बोलते ना एक बार जो जुबान से निकल गया वो वापस नहीं लिया जाता, लेकिन यहाँ पे जो लिख दिया बेटा वो वापस लिया जा सकता है, ठीक है ना। मैम कार हमें दे दो, हैं नहर बेटा, ये कैसे बहकी बहकी बातें कर रहे हो बेटा आज तुम? कार हमें दे दो। अगर मेरे पास ना बेटा रिक्शा होता ना तो भी तुझे ना देती, समझ रहे ना। बड़ा आया, मेहनत करो, क्लास लो, डाउट्स लो, पढ़ाओ, कार खरीदो और फिर नहर को दे दो। मोस्ट वेलकम। मैंने अपनी जिंदगी में इतनी मेहनत की, इतनी पढ़ाई की, मास्टर्स किया बीएचयू से, नौकरी की, जूते घिसे 10 साल, एक गाड़ी ली मैंने नहर के लिए। मैं बुलाना चाहूंगी, आमंत्रित करना चाहूंगी नहर को कि आप इस पूरे चीजों को डिजर्व करते हैं, आप ही को क्रेडिट जाता है, ले लीजिए कार। आप ही के लिए तो बेटा मैंने इतने जूते घिसे थे। हाँ चलो चलो यार, डन डन डन, आगे करें बेटा। यहां तक कोई दुखद समस्या तो नहीं है। आगे अब हम करने वाले हैं मैम बर्थ से लेके प्यूबरिटी तक, पूरे चाइल्डहुड तक कुछ भी नहीं हुआ। मैं पहले रिवाइज कराती हूं मैम। हम जब एम्ब्रियोनिक लाइफ में थे हमारे पास कपल ऑफ मिलियन oogonia थी। कपल ऑफ मिलियन oogonia मतलब 2 मिलियन oogonia इन ईच ओवरी। oogonia की प्लॉइडी होती है 2n यानी कि 44 प्लस XY। oogonia माइटोटिकली डिवाइड करती है और कन्वर्ट हो जाती है किसके अंदर बेटा? प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte किस फॉलिकल के अंदर मौजूद है मैम? प्राइमरी फॉलिकल के अंदर। प्राइमरी oocyte वो स्टेज होती है जिसमें मियोसिस 1 होता है। एम्ब्रियोनिक लाइफ में ही मियोसिस 1 चालू हो जाता है बट कंप्लीट नहीं हो पाता। मियोसिस 1 स्टार्ट्स बट अरेस्ट हो जाता है। मियोसिस 1 अरेस्ट हो जाता है प्रोफेज 1 मियोसिस 1 में, एम्ब्रियोनिक लाइफ में ही प्राइमरी फॉलिकल के अंदर। जब अपन पैदा होते हैं तो हम इसी प्राइमरी oocyte के साथ पैदा होते हैं जो अरेस्टेड होता है मियोसिस 1 प्रोफेज 1 में, जो प्रेजेंट होता है प्राइमरी फॉलिकल के अंदर। हम पैदा हुए, हमारा पूरा चाइल्डहुड यानी कि बर्थ से लेके प्यूबर्टी तक एक ही चीज हुई, वो है नंबर ऑफ प्राइमरी फॉलिकल्स की डेथ। और जब तक बेटा प्यूबर्टी रीच होती है एक ओवरी के अंदर सिर्फ 60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल बची हुई रहती है। इस फॉलिकल के अंदर कौन सा oocyte होता है? प्राइमरी oocyte होता है। कौन से स्टेज में होता है? प्रोफेज 1 मियोसिस 1 में अरेस्टेड होता है, ठीक है ना। अब मैम आगे कंटिन्यू करते हैं, प्यूबर्टी से लेके मेनोपॉज तक क्या क्या हो रहा है। प्यूबर्टी से लेके टिल मेनोपॉज कौन कौन सी चीजें हो रही है। चलो यहां पे लिखते हैं बेटा जो हमने लिखा था टाइम पीरियड, रिवाइज भी करा दिया मैंने। यहां डेवलपिंग एग, मुझे लग रहा है कि कुछ नहीं, चलो फॉलिकल। एक चीज बोलूंगी तो तुम 10 चीजें बोलोगे, चुपचाप से करो, मैं चैट्स ऑफ कर रही हूं, ठीक है। टाइम पीरियड में मैं कह रही हूं बेटा अब टाइम पीरियड आ चुका है प्यूबर्टी का, प्यूबर्टी टिल मेनोपॉज। अब मेनोपॉज जब तक बेटा नहीं आता तब तक क्या हो रहा है। अब मैं पहले तो तुमसे क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, उसके लिए मुझे चैट्स ऑन करने पड़ेंगे। मुझे बताओ मैं जब प्यूबर्टी आई उस वक्त में
कौन से स्टेज को मैं यहां पे बनाऊं? सबसे पहले ये तो बता दो। आप अगर कंटिन्यूशन में लिख रहे हो तो आप एरो डाल के लिखना। अगर बेटा मैं प्यूबर्टी की बात कर रही हूं तो मैं यहां पे कौन से स्टेज को बनाऊं, ये तो एक बार ही बता दो। ये कौन से एग को मैं बना रही हूं? क्या नाम लिखूं मैं इसका? और यहां फॉलिकल कौन सा लिखूं? यहां फॉलिकल कौन सा लिखूं? प्राइमरी फॉलिकल लिख सकती हूं? वेरी गुड। सिर्फ प्राइमरी oocyte मत बोलो ना। प्राइमरी oocyte अरेस्टेड इन, ये लिखो पूरा, अरेस्टेड प्राइमरी oocyte ऐसे लिखो ना। क्या मैं इसे लिख सकती हूँ? आंसर तो सारे बच्चे बढ़िया दे रहे हैं, सही दे रहे हैं। ये मैम प्राइमरी oocyte है, पर ये वो प्राइमरी oocyte है जो अरेस्टेड वाली है। अरेस्टेड है प्रोफेज 1, मियोसिस 1, ये वो वाली oocyte है। मैम जैसे ही प्यूबर्टी आती है सबसे पहले हुआ क्या, उसे साइड में लिखते हैं हम। जैसे ही मैम प्यूबर्टी आती है तो हमारे हार्मोनल लेवल बढ़ेंगे, GnRH। एक्चुअल में फॉलिकल्स की डेथ इसीलिए तो हो रही थी बेटा क्योंकि उनको ग्रो कराने वाला हार्मोन अभी मिल नहीं रहा था, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही प्यूबर्टी आती है तो हार्मोनल लेवल बढ़ता है, अब फॉलिकल्स ग्रो करना चालू करेंगे, ठीक है ना। तो मैम GnRH बढ़ता है, इवेंचुअली हमें ये पता है, सॉरी एक सेकेंड, GnRH बढ़ता है, इवेंचुअली हमें पता है FSH-LH भी बढ़ेगा मैम। और जब ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बढ़ेगा, सबसे पहले कौन सी चीज होती है पता है बेटा? थोड़ा सा दिमाग लगा के मुझे बताओ कि बेटा जैसे ही फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल इंक्रीज होगा तो क्या फॉलिकल्स की ग्रोथ नहीं होगी? अभी तक तो फॉलिकल ही, प्राइमरी फॉलिकल ही था। एम्ब्रियोनिक लाइफ में भी प्राइमरी फॉलिकल, पैदा हुए तो प्राइमरी फॉलिकल, पैदा से लेके प्यूबर्टी तक आए तो भी प्राइमरी फॉलिकल थी, बल्कि वो डेथ होती गई उनकी। केवल 60,000 से 80,000 ही बचे हुए हैं एक ओवरी के अंदर। अब सबसे पहले बेटा जैसे हार्मोनल लेवल बढ़ेगा ना, अब देखो क्या बेहतरीन एक मैं तुम्हें एक स्टेप बताने वाली हूं। सबसे पहले तो बेटा क्या होगा ना, फॉलिकल अपना रंग रूप बदलेगा, प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल बनेगा, और सेकेंडरी फॉलिकल से बेटा क्या बनेगा? टर्शरी फॉलिकल। अब समझना मेरी बात, एनसीईआरटी की एक बेहद खूबसूरत लाइन, ग्रोथ ऑफ फॉलिकल। सारी चीजें तुम्हें बेटा रिलेट करनी चाहिए। मैम ये एफएसएच के इन्फ्लुएंस में होगा हमारे, ठीक है ना। अब मैम पता है क्या होगा, जो मैंने एक लाइन लिखवाई है ना कि टर्शरी फॉलिकल के अंदर प्राइमरी oocyte भी होती है और सेकेंडरी oocyte भी होती है। अब देखो लिखते हैं पहले इसको। अब बेटा देखो क्या बोला मैंने। एक्चुअल में टर्शरी फॉलिकल के अंदर प्राइमरी oocyte भी होती है और सेकेंडरी oocyte भी होती है। कैसे? जब प्यूबर्टी आई तो प्यूबर्टी में मैम फॉलिकल्स की ग्रोथ हो रही थी, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल। एक्चुअल में अब देखो ना, oocyte किसके अंदर है बेटा? गुठली तो हमेशा आम के अंदर होगी ना। अब आम तो ग्रो कर रहा है, आम ग्रो कर रहा है मतलब कि आम ग्रो कर रहा है मतलब बाहर का पार्ट। प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी बन रहा है, सेकेंडरी से टर्शरी बन रहा है। एक्चुअल में टर्शरी फॉलिकल के अंदर ही ये प्राइमरी oocyte ये टर्शरी फॉलिकल के अंदर ही अपना मियोसिस 1 कंप्लीट करती है। जब टर्शरी फॉलिकल बन जाता है ना, तब जाके ये प्राइमरी oocyte कहती है कि अब मैं बेटा अपना अरेस्ट मतलब वो करूंगी, क्या करूंगी? रिलीज करूंगी। सो हम कहते हैं मियोसिस 1 ये जो कंप्लीट हुई किसकी?
प्राइमरी oocyte की, ये कंप्लीट होती है विद इन द टर्शरी फॉलिकल। और यही लाइन तो बेटा हमने लिखी थी, बताओ यस और नो। और इसीलिए तो हम कहते हैं कि टर्शरी के अंदर तुम्हें प्राइमरी oocyte भी दिख सकता है और टर्शरी के अंदर तुम्हें सेकेंडरी oocyte भी दिख सकता है। पहले मुझे बताओ कि ये वाली लाइन तुम्हें क्लियर हुई या नहीं। फिर आगे एक और बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, ये जो एरो बनाया इसका मतलब यही तो है ना कि प्राइमरी oocyte जो अभी तक अरेस्टेड थी, कंप्लीट इट्स मियोसिस 1 विद इन टर्शरी फॉलिकल, जिस कारण से टर्शरी के अंदर प्राइमरी सेकेंडरी दोनों बोन रहे थे, लेकिन ऑफ कोर्स सेकेंडरी फर्स्ट टाइम बनी, सेकेंडरी oocyte फर्स्ट टाइम बनती है टर्शरी फॉलिकल के अंदर। इजी एंड कंसेप्चुअल, मजेदार मजेदार। और मेरे प्यारे सपोलो, अब इसे किससे कंपेयर करना है? कंपेयर तो करना ही पड़ेगा स्पर्मेटोजेनेसिस से। मैं वापस से मेहनत करूंगी और आपको साइड में स्पर्मेटोजेनेसिस लिख के बताऊंगी। वहां क्या था? 2n स्पर्मेटोगोनियम, यहां क्या था? oogonia। यहां oogonia, वहां स्पर्मेटोगोनिया। वहां स्पर्मेटोगोनिया माइटोसिस करता था, यहां पे भी oogonia माइटोसिस करता है। और इसी में से कुछ बेटा जो जिनके साइटोप्लाज्मिक कंटेंट इंक्रीज हो रहा है, या वहां पे बन रहे थे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, यहां पे क्या बनता है मैम? यहां पे बनता है प्राइमरी oocyte। वहां पे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस 1 होती है, कोई अरेस्ट नहीं होता, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, कोई अरेस्ट नहीं होता मैम वहां पे, क्योंकि मियोसिस 1 रिडक्शनल डिवीजन है। रिडक्शनल मतलब क्रोमोसोम नंबर हाफ हो रहा है बेटा, ये टर्म्स आते हैं पेपर में। तो वहां तो मैम अब देखो ग्रोथ फेज होती है, फिर इक्वल साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है, वहां पे तो ऐसा ही होता है मैम कि दो बराबर के साइज के सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं, वहां पे तो मैम ऐसा ही होता है। लेकिन oogenesis के केस में ऐसा बराबर का डिवीजन नहीं होता है बेटा। oogenesis के केस में जब ये प्राइमरी oocyte डिवाइड करती है ना, तो इक्वल साइटोप्लाज्मिक डिवीजन नहीं होता। मैं नोट डाल के आपको लिखवाऊंगी। एक बड़े साइज का सेकेंडरी oocyte बनता है और एक बहुत छोटा सा फर्स्ट पोलर बॉडी बनता है तो ये भी रिडक्शनल डिवीजन है, तो बेटा ये भी रिडक्शनल डिवीजन है, तो ये भी बेटा n और n है, तो ये भी रिडक्शनल डिवीजन। बट ये रिडक्शनल डिवीजन इक्वल नहीं होती। एक बड़े साइज का सेकेंडरी oocyte बनता है, एक छोटे साइज का स्ट्रक्चर बनता है जिसे पोलर बॉडी कहते हैं। इसे फर्स्ट पोलर बॉडी क्यों कहते हैं? क्योंकि दूसरा पोलर बॉडी भी आगे बनेगा। ये रीजन क्या है मैम कि वहां तो इक्वल साइज के सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन रहे थे, लेकिन यहां इक्वल साइज में, और दोनों को सेकेंडरी oocyte कहते भी नहीं है। एक सेकेंडरी oocyte होता है और जो बचा हुआ छोटू सा होता है उसे पोलर बॉडी कहते हैं। यहां पे दोनों बेटा सेकेंडरी oocyte नहीं होते हैं, एक सेकेंडरी oocyte होता है जिसका साइटोप्लाज्म ज्यादा है, और दूसरे वाले को तो पोलर बॉडी कहते हैं, जो ह्यूमंस के केस में डिवाइड भी नहीं करता, बाकी किसी एनिमल्स के केस में डिवाइड भी करता है। मैम रीजन क्या है वैसे इसका इतना साइटोप्लाज्म होने का? तो रीजन ये है बेटा, तुम आगे पढ़ोगे कि अगर इसमें साइटोप्लाज्म ज्यादा है तो आगे जो ओवा बनेगी ना उसमें भी साइटोप्लाज्म ज्यादा होता है। आगे मैं तुम्हें ये समझाऊंगी भी, लिखाऊंगी भी कि साइटोप्लाज्म ज्यादा रखने का रीजन ये है कि स्पर्म के पास साइटोप्लाज्म नहीं होता, और क्योंकि स्पर्म के पास साइटोप्लाज्म नहीं होता ना बेटा, तो आगे जो जाइगोट बनेगा उसके पास साइटोप्लाज्म होना चाहिए। तो नेचर इज सो वंडरफुल कि उसने कहा कि स्पर्म बेचारे के पास तो साइटोप्लाज्म नहीं है, तो एक काम करते हैं यहां पे ही इतना साइटोप्लाज्म हम रख देते हैं कि अल्टीमेटली इसी के साइटोप्लाज्म से काम चल जाए। अगर ये बेटा बराबर डिवाइड हो जाता तो इसमें भी साइटोप्लाज्म चला जाता, इसमें भी साइटोप्लाज्म चला जाता, लेकिन नेचर ने कहा कि नहीं भैया इसमें ज्यादा साइटोप्लाज्म रखना है, ताकि आगे जो ओवा बने ना उसमें भी ज्यादा साइटोप्लाज्म रहे, ताकि स्पर्म के पास साइटोप्लाज्म नहीं है, कम से कम, ज्यादा नहीं है, बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम, तो मैम कम से कम जो जाइगोट है उसको साइटोप्लाज्म मिल जाए। बताओ यस और नो। अंजलि बेटा अगर तू इतना जो लिख रही है और इमोजी बना रही है, अगर तू उससे ज्यादा कंसंट्रेशन से सुनेगी तो तुझे भी ये चीज में मजा आएगा, ठीक है ना? और होता है, ये कंसेप्चुअल टॉपिक है, हर किसी की लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग उतनी नहीं होती है, बट आपको बेटा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे।
आपको अपने ऊपर क्रिब नहीं करना है, और ना मैं तुम्हें नालायक बोलूंगी, क्योंकि बेटा हो सकता है मेरे को भी कई चीजें जब मैं स्टूडेंट थी ना तो 3 बार पढ़ने से समझ में आता था भाई, तो तुम्हारी भी गलती नहीं है। हालांकि मुझे इतनी बार रिवाइज कराने वाला टीचर नहीं था, ये भी मैं तुम्हें गारंटी के साथ बोल सकती हूँ। आई डिडंट हैव एनी टीचर हु वुड रिपीट फॉर 10 times and then repeat next day also and repeat many times. I didn't have that teacher, but I also required for some topics कि मैं 3-4 बार पढूं। अगर तुम्हें क्लास के बाद ऐसा लगेगा तो तुम एक बार इसे देख भी लेना, और मैं टेलीग्राम पे तुम्हें रिवाइज तो करा ही दूंगी, बट फिर भी देख लेना। मैं ये कहूंगी कुछ चीजें मल्टीपल टाइम रीडिंग की डिमांड करती है बेटा, ठीक है ना? यस। अब मैं यहां से वापस से तुम्हें समझा रही हूं, यहां से, ठीक है ना? मैंने कहा कि मैम जब प्यूबर्टी आई, प्यूबर्टी टिल मेनोपॉज की हम बात कर रहे हैं, तो जब मैम प्यूबर्टी आई तो हमारे कुछ हार्मोन्स बढ़ गए। कौन से हार्मोन्स बढ़ गए मैम? गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, FSH, LH। जैसे ये हार्मोन्स बढ़ गए ना मैम, इनके इन्फ्लुएंस में सबसे पहले तो क्या हुआ? सबसे पहले तो मैम हमारे फॉलिकल्स की ग्रोथ हुई। हमारे फॉलिकल्स, प्राइमरी फॉलिकल जो था ना प्यूबर्टी के टाइम पे, सबसे पहले प्राइमरी से सेकेंडरी फॉलिकल बना, सेकेंडरी से टर्शरी फॉलिकल बना। सबसे पहले तो फॉलिकल्स की ग्रोथ हुई, और जैसे ही टर्शरी फॉलिकल बनता है ना मैम, उसी टर्शरी फॉलिकल के अंदर हमारे प्राइमरी oocyte का फर्स्ट मियोटिक डिवीजन जो अरेस्टेड स्टेज में था ना बेटा, वो डिवीजन इसी टर्शरी फॉलिकल के अंदर कंप्लीट होता है। तो ये जो टर्शरी फॉलिकल है, इसके अंदर ही वो प्राइमरी oocyte थी जो अरेस्टेड थी, इसी के अंदर वो अपना डिवीजन कंप्लीट करती है। लेकिन मेल्स के केस में क्या होता है? मेल्स के केस में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 2 हैप्लॉइड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन जाते हैं। लेकिन फीमेल के केस में जब प्राइमरी oocyte डिवीजन कंप्लीट करती है ना, तो 2 सेकेंडरी oocyte नहीं बनते बेटा, ये अनइक्वल साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है, जिससे एक लार्ज सेकेंडरी oocyte बनती है और एक बन जाती है फर्स्ट पोलर बॉडी, जिसका फ्यूचर हमारे केस में हम कहते हैं डीजनरेट हो जाती है, आगे डिवाइड नहीं करती, बट कई एनिमल्स में ये डिवाइड करती भी है। इन ह्यूमंस वी से कि ये डिवाइड नहीं कर रही है। ये बात समझ में आ रही है बेटा? और मियोसिस 1 कंप्लीट, यहां पे ये भी लिखो अनइक्वल साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। रीजन सब मैं नोट्स में लिखवाऊंगी, आज पहले कंसेप्ट्स बिल्ड करो। अनइक्वल साइटोप्लाज्मिक डिवीजन हुआ, समझा तो दिया ही है मैंने तुम्हें, पर लिखवाऊंगी मैं ये वाली चीज बेटा अगली क्लास में फुल थ्योरिटिकल, बट अभी तो कंसेप्चुअल बिल्डिंग करनी है ना? थोड़ा सा बेटा जिन टॉपिक्स में लगता है ना कि कंसेप्चुअल ज्यादा बुद्धि लगेगी, तो उसमें बुद्धि लगाना भी है बेटा। मैं तुम्हारी सिचुएशन को तो समझ पा रही हूँ, बट एज अ टीचर जो मैं गाइड कर रही हूँ वो तुम्हें भी समझना पड़ेगा कि मैम ने कहा है एफर्ट्स लगेंगे। तो अगर मुझे कोई चीज समझ नहीं आई है तो मैं दोबारा क्लास को देख लूंगा, एक बारी क्लास के बाद। हर टॉपिक को नहीं देखना पड़ता, बट अगर कुछ टॉपिक्स को देखना पड़ता है उसमें कोई बुराई नहीं है बेटा। और जैसे तुम्हारे एकदम स्ट्राइक करेगा ना बेटा, तो तुम्हें भी मजा आ जाएगा जैसे मैक्सिमम बच्चों को मजा आ रहा है, ठीक है ना? अब मैम अब मैं स्पर्मेटोजेनेसिस को हटा दूं। अब मैम क्या होगा? फॉलिकल आगे भी तो ग्रो करेगी ना बेटा, फॉलिकल आगे भी ग्रो करेगी। टर्शरी फॉलिकल से मैम क्या बनेगा? ग्राफियन फॉलिकल भी तो बनेगा ना मैम। अब होगा क्या सुनो, ये जो सेकेंडरी oocyte है, सेकेंडरी oocyte बेटा, सेकेंडरी oocyte टर्शरी फॉलिकल के अंदर भी है। ये तो हम पीछे ही लिख चुके हैं ना कौन सी oocyte किस फॉलिकल के अंदर है, और ये बेटा ग्राफियन फॉलिकल के अंदर भी होती है, ये बेटा ग्राफियन फॉलिकल के अंदर भी होती है। अब होता ये है मैम, इन ह्यूमंस वी से, इन ह्यूमंस इट डज नॉट डिवाइड, इट डज नॉट डिवाइड। तो सारी कहानी अटकी पड़ी है बेटा किसके केस में? सेकेंडरी oocyte। अब फिर से बेटा देखो, प्यूबर्टी आई तो हमारा जो ब्रेक अटका हुआ था वो ब्रेक रिलीज हो गया, लेकिन ये ब्रेक रिलीज होने के बाद बेटा फिर क्या हुआ? फिर बेटा वही हुआ जिसका डर था। ओ माय गॉड, इतनी रोशनी कहां से आ रही है? ओ माय गॉड, कहीं मैं अंधी ना हो जाऊं, कौन आया है आप लोगों से मिलने? सर चश्मा नहीं लेके आए क्या आप? आप लोगों से मिलने के लिए आए हैं द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द टाइम, सम्माति मैम से मिलने के लिए। वो आए हैं आपके बहुत ही प्यारे प्यारे जग से न्यारे विपिन सर। बच्चे वैसे गेस कर चुके थे। अरे वाह,
हाँ। वो आपने जैसे ऐसे बताया ना कि इतनी रोशनी, कोई सुपरस्टार आया लगता है, तो बच्चों ने कर लिया होगा। बस सर एकदम बहुत ही एक गलत टाइम पे आए वैसे सर, मुझे बोलना नहीं चाहिए। बहुत अच्छा चल रहा था, एक बहुत ही नहीं मैं आपकी 2 मिनट, लेकिन आपसे सर अच्छी चीज हो ही क्या सकती है ना, यू नो, आपसे ये हमारी डील हो चुकी है, एक ही हो सकती है। आप करते नहीं हो ना सर तारीफ, कन्विंस मुझे करना पड़ेगा। जिसके आने से मुरझाए हुए फूल भी खिल जाते हैं वो, बस इंद्रसेन आज मुझे बोलने दो। इंद्रा भाई मुझे रोको मत। क्या बात है यार, अरे ये बच्चे तो मेरे को जानते हैं। बहुत परफ्यूम लगा के आए हैं भाई सर आज, सर कोई इवेंट है लग रहा है मुझे। गाड़ी वाला, वो भी गाड़ी में नया परफ्यूम लगाया था, तो चेक करने के लिए मैंने एक बार चाटा और एक बार यहाँ लगा लिया था, क्योंकि मैं आई बिलीव इन टेस्टिंग, आई एम अ डेटा क्रिटिकल डेटा वाला आदमी। अरे क्या बताइए सर, आपके आने का कारण बताइए सर बच्चों को। बच्चे तो ओ माय गॉड दे आर सो एक्साइटेड। कारण यही था, बस मैं बाहर से गुजर रहा था, मैंने देखा एक आवाज मेरे कानों में आई, मैं कहा अरे आवाज तो कहीं देखे नहीं लगती है, क्लास में चलना पड़ेगा, क्योंकि आज तक सर आवाज देखते हैं बेटा। मैम हमें 3 साल हो गए आवाज देखते हैं। माय गॉड सर, गुरुजी ये बच्चे समझ गए होंगे, उसका बाबूराव का स्टाइल है, आवाज देखने का और चेहरा सुनने का, तो ऐसा। क्या बात है। तो मैम देखो, मतलब इतने साल से हम लोग पढ़ा रहे हैं, अर्जुना भी साथ पढ़ा है, लक्ष्मी, पर दिस इज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम कि हम लोग एक दूसरे क्लास में आए। नहीं यस एक दूसरे की तो आए नहीं है सर। अब मैं हाँ, आपको बताती हूँ, मैं आपकी क्लास में अब आऊंगी। अरे मोस्ट वेलकम, बच्चा खुश हो जाएगा। ये अरे लव यू यार, थैंक यू। क्या चल रहा है? अच्छा, ये लास्ट ईयर के अर्जुना 2.0 के बच्चे हैं आई गेस। यस, क्या बात है सर। पढ़ने में इतने चैट्स नहीं आते इनके, जैसे कोई टीचर आए, हाँ ये तो है, तो इनकी उंगलियां सर अपने आप कीबोर्ड की तरफ जाने लगती है। सही बोल रहे हैं विपू सर, ओवर एक्टिंग करनी पड़ती है भाई, करनी पड़ती है, यहाँ आके करनी पड़ती है। तुमसे तो कम ही करते हैं लोग। नहीं, ये तो पूरी साल पढ़ने की एक्टिंग करते हैं मैम, ये तो पॉलिश हो गए हैं, हम तो एक ही दिन कर रहे हैं, ये तो पूरी साल माँ बाप के आगे एक्टिंग, किताब खोलने की, और एकदम पूरी साल रिजल्ट आ जाए तो हाय राम मैं तो पेन ही लाना भूल गया था, मेरे तो 4 क्वेश्चन ही छूट, और ये पीछे भी क्वेश्चन थे। इतनी नेचुरल एक्टिंग, पेट दर्द की एक्टिंग स्कूल जाने के बहाने, आप देखा करो, ये तो बहुत पॉलिश है, हम तो फिर भी नए आदमी हैं। क्या बात है, बढ़िया। इसीलिए भाई देखो, इसीलिए आज हमारी डील हुई थी कि भाई बच्चों को खुश करना है। yes. और इसीलिए बेटा, अब बेटा देखो मुझे आई चेकअप कराना पड़ेगा जाके, मेरी आंखें मुझे लग रहा है ज्यादा चौंधिया गई है। अरे कैसा लग रहा हूँ मैं, पता है क्या हुआ नीचे, मतलब मेरे को सब कुछ ठीक था अभी, मतलब शायद यहाँ पे एनसीआर के बच्चे जानते होंगे, आंधी आई है बहुत तगड़ी, तो मैं गाड़ी बाहर खड़ी करता हूँ, तो वहां से जब मैं चल गया, रास्ते में आंधी ने बहुत कुछ उजाड़ दिया। अभी यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, पीछे के बाले में खड़े आंधी सर को उड़ा नहीं पाई सर, क्या कारण था कि आप उसका रीजन है मेरा बढ़ा हुआ वेट, मेरा हलवाई जैसा निकला हुआ पेट, उसको भी नीचे मैं कम करूंगा अभी मैं बहुत ज्यादा वर्कआउट करने वाला हूँ। अभी मैंने उंगली की एक्सरसाइज से शुरू किया, मैं ऐसे कर रहा हूँ दिन में 30 टाइम, तो ऐसे धीरे धीरे मैं ऐसे हाथ पे आऊंगा, फिर मैं पैर पे, तो हो सकता है 10-12 साल में बहुत अच्छा करता हूँ। हमने टारगेट लिया है कि साल के एंड तक सर की बॉडी बनती है कि मेरी बॉडी बनती है, देख लेंगे हम सर, कंपटीशन होगा सर। अकॉर्डिंग टू जूलॉजी आई एम ऑलरेडी अ बॉडी। तो मेरा तो कोई दिक्कत नहीं, मैं एंड में लॉजिक लगा दूंगा एक लाइन का। ठीक है भाई, चलो मैम आपका सुनो सर, आए हैं तो सर ने मुझे कहा था कि मैम गाना सुनाएंगी। नहीं सर सुनाएंगे अपनी सुरीली आवाज में एक मधुर गाना, ठीक है। तो सर यही डील हुई थी सर, चालक बाहर है नहीं क्या सर, आपको उठा के कॉलेज जाएगा अगर मैं गाना गाऊंगा तो आपके पास तो होने चाहिए ना लोग। नहीं वो तो मैं ठीक रहूंगी सर, कानों का भरोसा नहीं, यहाँ से खून निकल सकता है सर, उसका अरेंजमेंट करना पड़ेगा। आप कुछ गाइए, आई एम ऑल इन, आई पार्टिसिपेट। आपको तो पता ही मैं कितना, हाँ मुझे पता है आपकी मधुर संगीत मैंने सुनी है सर, मरते मरते बची हूँ। वही मैं कह रहा हूँ, आज आप बचोगे भी नहीं, आज आपने क्योंकि खुद डिमांड करी है, आज आपको सुनना भी बुरा पड़ेगा। गाइस कौन सा गाना सर से सुनना चाहते हो ये बताओ सर, इनसे तो मैंने गलत कर लिया सर, मैंने गलत कर लिया, अभी कुछ भी लिखेंगे सर, कुछ भी लिखेंगे। ये तो एक तो वो आप बताओ सर आपको कौन सा गाना होमवर्क करने के बाद, मैं तो बादलों से टूर जाऊंगी, दिन के 10 स्टेटस। हाँ बहन कर लिया तुमने, होमवर्क कर लिया है, वेरी गुड। और ये एक बॉयज, इनको कुछ नहीं, केजीएफ का बैकग्राउंड ट्यून एकदम टे 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 टे, 10 क्वेश्चन आ गए हमारे डीपीपी के, डीपीपी कुछ कर वो सॉल्व करके कुछ हो जा रहा है। सुनाने के लिए कह रहे हैं सर, आप सुनाओ, हम खड़काओ, मैं पता है केसरिया के लिरिक्स? ओ माय गॉड, मैंने किससे पूछा है? दो जी, ये मुझे गाना कह रहे हैं भोजपुरी सुनाओ। भाई सर के मुंह को देख के मैंने नहीं बोला था कौन सा गाना गाना है, रियल वाला गाना बताओ सर। अंग्रेजी सर कुछ, इंग्लिश, वो ये बेबी 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 ओ
बस यही एक इंग्लिश गाना आता है बचपन में। यार सुनो, अब मैं गा रही हूँ और सर मेरे साथ में पार्टिसिपेट ठीक है। yes. चलो सर, वो गाना आता है आपको, बेरंगे थी, तो क्योंकि बच्चे आपको देखिए फील कर रहे होंगे ना। मैं करूंगा कुछ नहीं करना है सर। अरे आप देखना, स्टैंडिंग ओवेशन मिलेगी ऑनलाइन। ये निकाला है लिरिक्स ना, मुझको इतना बताए कोई, कैसे तुझसे दिल ना लगाए कोई, मास्टर का केसर है नहीं, तू वो वाला गाना लगा, वो बेइरादा रास्ता, तुम जो मिले, तुम क्या मिले, क्योंकि सर को देख के बच्चे एक्साइटेड हो गए ना, तो बच्चों की तरफ से सर आपके लिए गाना है। तुनिक भाई साहब, ग्रैंड सल्यूट है यार, क्या क्रिएटिविटी है तुम्हारी। तुनिक डोरेमोन का गाना गा दो मैम, डोरेमोन थीम सॉन्ग आता है। अभी तक इनको बहुत आ रही थी सर, मैं सही बता रही हूँ, जैसे इनके कुछ दिमाग को हिलाने वाला कुछ कॉन्सेप्ट आता है तो बनता है भाई। हाँ, इसमें तो कुछ चल रहा है तो इनका अरे मैम अभी देखो ना सर, अब सारे गाने इनको रटे हुए हैं, तुनिक गा दो, हाँ दलेर मेहंदी बन जाओ, रोनाल्डो मौसी बन जाओ उधर। भाई परसों तक निकल जाएगा क्या? भाई है तो खतरनाक है, हम तो बहुत खतरनाक सजेशन। जी मैम, अब आपको आप गाइए। मैं अल बेरंगे थे दिन, बेरंगी शामें आई है तुमसे, गाओ यार, गाओ रंगीन। अच्छा नहीं सुनो, जैसे मैंने आखिरी नहीं, जैसे मैंने पहली दो लाइन गाई है वैसे आपको गाना पड़ेगा, जैसे हम स्कूल में मुझे बताओ मत यार, मैं मर जाऊंगा यहीं पे। मेरे को सर करेंगे वैसे, जैसे मैं दो लाइन स्कूल में करते थे, सर भी केवी वाले हैं। हाँ। सर करना पड़ेगा, ठीक है। भाई का फोन लॉक हो गया। ठीक है, मैं पहली दो लाइन गा रही हूँ। बेरंगे थे दिन, 500 रुपए ले लो, मुझे वापस आने दो, 500 रुपए ले लो मैम। मैं इसीलिए मुझे आज या तो आप जिंदगी में कुछ सीख जाते हो ना हर इंस्टेंस से, तो आज मैंने सीखा किसी क्लास में नहीं जाना चाहिए, वरना पकड़ के गाना गवाते हैं, और वो मेरे जैसे आदमी से, और मैंने अगर गा दिया मेरी क्लिप कटेंगी बहुत भयंकर। आपकी तो पॉजिटिव करती है, मेरे में ये करेंगे सुअर कार में। मैं बहुत कैसी बात कर रहे हो सर? अरे मेरी खुद की उसकी आवाज अच्छी है सर। किसकी आवाज अच्छी है? अच्छा सुअर की, हाँ वेरी गुड। ये तो याद रहेगा, ये तो याद रहेगा। आइए अर्जुना की क्लास में। आप सर बदला लेंगे, बदला लोगे। हर अर्जुना में भी मेरे सपोले हैं सर, क्या सोच रहे हो आप? सपोले डस लेंगे मुझे, आपको छोड़ देंगे? मुझे उम्मीद नहीं थी सर, मैंने आपको इतने प्रेम से बुलाया सर, ये सिला दिया आपने। नहीं मैम, करते हैं, बस करते हैं। यस। बेरंगे थे दिन, बेरंगी शामें आई है तुमसे रंगीनियां। थैंक्स मैम, थैंक्स, बाय फ्रेंड्स। चलो टेक केयर। कैसे तो मैं आपको जाने देने से बच्चों का टाइम खराब हो जाएगा। गाओ, चलो 2 लाइन गाओ, फिर मैं टॉपिक कंप्लीट करूंगी सर। चलो। हाँ। कहाँ से गाना है? फीके थे, हाँ साथ साथ गाते हैं, कोरस में गाते हैं ना। आप गाओ, फीके थे, फीके थे लम्हे जीने में सारे, आई है तुमसे नमकीनियां, बेइरादा रास्तों की बन गए हो मंजिलें, मुश्किलें हर सॉरी मेरे को पता था, इसीलिए तो मैं गाता नहीं हूँ भाई। मेरे को पता है ना मेरे में कितना टैलेंट है सर। कुछ बच्चे नहीं, इससे भी खुश हो रहे होंगे कुछ बच्चे तो, अरे क्या गाया सर ने। मेरे को आज 4 बहुत पढ़ाकू बच्चे हैं सर, टाइम वेस्ट दिख रहे, कुछ कहना चाहेंगे सर? पढ़ाकू बच्चों के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि प्लीज फॉलो मैम एंड मी ऑल्सो, बिकॉज हम ऐसे ऑलमोस्ट पढ़ाते हैं। आज सॉरी भाई, मैं गलती आ गया। मैं अरे गलती नहीं यार बेटा, यार ऑल टाइम पढ़ते हो आप, और सर आप देखो सर, आप लोग भी बीच बीच में सर को मिस करते थे, और सर भी आप लोगों से मिलना चाहते थे, तो सर आ गए। और बहुत तो तुम बेटा पढ़ के एकदम कल ही नीट निकाल देते जैसे, तो है ना 5 मिनट में फोन। नहीं वो तो ठीक है, बच्चे का टाइम इंपॉर्टेंट है, बट हाँ देखो मेरा मिलने का बहुत मन था। मैंने मैम को इंसिस्ट किया कि प्लीज मुझे एक बार लेक्चर में बुलाओ, बिकॉज बहुत लंबा टाइम हो गया यार। आप में से भी काफी सारे स्टूडेंट शायद लास्ट ईयर पढ़े होंगे, और इट्स बीन 4 मंथ्स नाउ, तो एक बहुत बड़ा गैप है दोस्त। ये दोस्ती टूट ना जाए, इसलिए मैंने सोचा कि एक बार जाके रेड मारनी चाहिए। जो दोस्ती सर ऐसे टूट जाए फिर किस बात की दोस्ती? इनको भी ऐसे शक्ल दिखती रहनी चाहिए ना बीच बीच में, तो इनके लिए भी कुछ ट्राई करेंगे अभी, है ना। देखो भाई परफॉर्मेंस प्रेशर आ गया, वैसे आदमी मैं ठीक हूँ, पर हाँ गवैया मैं बहुत बुरा हूँ, है ना। तो इससे मेरे उसको ओवरऑल पर्सोना को जज ना किया जाए, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ। नहीं सर, आपने खूब अच्छा गाया, बहुत अच्छा गाया सर।
अब आप बाहर जो निकल के बोलोगे क्लास के बाद, वो मैं पहले ही सोच पा रहा हूँ। चलो यार, ज्यादा टाइम नहीं लेते। लव यू ऑल एंड थैंक यू सो मच मैम, आपने बुलाया। थैंक यू सो मच। चलो यार, बाय बाय। थैंक यू सर। वंस मोर भी हो रहा है भाई। भाई क्या ऑडियंस तो यार तुम लोग यार क्या। बाय बाय सर। बेटा थोड़ा सा इसको कंटिन्यू कर ले। देखो यार अच्छा लगता है टीचर्स जब आप लोगों से भी मिलना चाहते हैं, और कोई टाइम वेस्ट नहीं है बेटा। इट्स ओके, 10 मिनट्स ऑफ टाइम इज इट्स ओके। तुम्हारा दिमाग भी रिलैक्स हो गया, और आज तो गाना हमने सुन लिया है, तो लास्ट के 5 मिनट मैं पढ़ा देती हूँ, क्योंकि गाना तो ऑलरेडी हो चुका है। क्या मैं तुम लोगों से 5 मिनट्स ले सकती हूँ ये कंसेप्ट को कंप्लीट करने के लिए? कैन आई जस्ट टेक 5 मिनट्स बेटा? यस, विल यू बी पेशेंट कि तुम आराम से सुनो? बाकी सारी चीजें तो बेटा, माइंड तो तुम्हारा ऑलरेडी रिलैक्स हो गया है, ठीक है? क्या हम शुरू करें? तो हमने क्या बोला था बेटा? हमने बोला था हमारा प्राइमरी oocyte होता है, और प्राइमरी oocyte जो था वो प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1 में अरेस्टेड था। प्राइमरी oocyte प्राइमरी फॉलिकल के अंदर मौजूद था, ठीक है ना? और आप जब पैदा हुए थे तो आपके पास नहीं, पैदा होने से लेके प्यूबर्टी तक आते आते इनमें से कई सारे फॉलिकल्स की डेथ हो गई। तो एक ओवरी के अंदर 60,000 से 80,000 ही फॉलिकल्स बचे हुए हैं, ठीक है ना? 60,000 से 80,000 ही प्राइमरी फॉलिकल्स बचे हुए हैं। जब प्यूबर्टी आती है तो सबसे पहले फॉलिकल्स की ग्रोथ होती है बेटा। प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी में, सेकेंडरी टर्शरी में फॉलिकल्स की ग्रोथ होती है। जैसे ही टर्शरी फॉलिकल बनता है तो आपका ये जो प्राइमरी oocyte था, जो प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1 में अरेस्टेड था, ये बेटा आपके इसी फॉलिकल के अंदर जाके बेटा अपना मियोसिस 1 कंप्लीट करता है, बट अनइक्वल साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होती है। एक छोटा सा फर्स्ट पोलर बॉडी बनता है, और एक बेटा सेकेंडरी oocyte बनती है जो लार्ज साइज की होती है। दोनों सेकेंडरी oocyte नहीं होती है, दोनों सेकेंडरी oocyte बेटा नहीं होती है, ठीक है ना? अब सेकेंडरी oocyte बन गई। सेकेंडरी oocyte तो आपके बेटा टर्शरी फॉलिकल में भी है, सेकेंडरी oocyte आपके ग्राफियन फॉलिकल में भी होता है। सेकेंडरी oocyte, अब याद करो बेटा मेल्स में क्या था? मेल्स में सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट था। मेल्स में 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट थे। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर क्या चालू होती है बेटा? मियोसिस 2 चालू होती है। यहां पे भी इस सेकेंडरी oocyte के अंदर बेटा क्या चालू होगी? मैम चालू होगी मियोसिस 2। क्या कंप्लीट हो जाती है? बिल्कुल भी नहीं। मियोसिस 2 स्टार्ट हो जाती है। मियोसिस 2 स्टार्टेड बट नॉट कंप्लीट। मियोसिस 2 स्टार्टेड बट नॉट कंप्लीट। बेटा यहां पे बीच बीच में ही ब्रेक लगते रहते हैं। मियोसिस 2 चालू तो हो जाती है बट कंप्लीट नहीं होती। फिर से बेटा ये अरेस्ट हो जाती है, फिर से बेटा ये अरेस्ट हो जाती है, फिर से ये अरेस्ट हो जाती है, ये अरेस्ट हो जाती है बेटा फिर से। ये अभी भी क्या कहलाएगी? सेकेंडरी oocyte। ये अभी भी क्या कहलाएगी? सेकेंडरी oocyte। बट ये वो सेकेंडरी oocyte है दैट इज अरेस्टेड इन अरे भाई, दैट इज अरेस्टेड इन meiosis 2 of metaphase 2। metaphase 2 of meiosis 2 बोलना चाहिए। that is arrested in metaphase 2 of meiosis 2। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? यस। ये सेकेंडरी oocyte इसी ग्राफियन फॉलिकल के अंदर ही तो है बेटा, इसी ग्राफियन फॉलिकल के अंदर तो है बेटा। दूसरी बार अरेस्ट हुआ, सेकेंडरी oocyte ने मियोसिस 2 चालू किया, बट मियोसिस 2 कंप्लीट नहीं की जैसे प्राइमरी oocyte ने किया था। प्राइमरी oocyte ने मियोसिस 1 चालू किया था बट कंप्लीट नहीं किया था। वैसे सेकेंडरी oocyte ने भी मियोसिस 2 चालू किया बट कंप्लीट नहीं किया। मेटाफेज 2 ऑफ मियोसिस 2 में अरेस्ट हो गई। मैं इसके आगे आज नहीं पढ़ा रही हूं, बट कुछ चीजें बता के जा रही हूं। टेलीग्राम पे रिवाइज भी कराऊंगी वापस से। आप लोग बेटा लेक्चर को वापस से देखना अगर आपको कोई कंफ्यूजन है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके बारे में हम बेटा नेक्स्ट क्लास में लिखेंगे भी, ठीक है ना? बट मैं 1-2 चीजें आपको बता के जाना चाहती हूँ। एक्चुअल में मैं आपको बताऊं, ये सेकेंडरी oocyte जो आपके ग्राफियन फॉलिकल के अंदर मौजूद है, जो हम लिख चुके हैं, जो मियोसिस 2 के मेटाफेज 2 में अरेस्टेड है ना, जब हम किसी फीमेल के केस में बोलते हैं ना कि हर मंथ में एक ओवा रिलीज होती है, एक्चुअल में ओवा रिलीज नहीं होती है, ओवा बन ही नहीं सकता।
ओवा, ये अरेस्ट जो है ना बेटा, ये अरेस्ट पता है कब कब रिलीज होता है, इसके ब्रेक कब रिलीज होते हैं, जब स्पर्म आता है। जब स्पर्म इसको कांटेक्ट करेगा ना, तब जाके इस सेकेंडरी oocyte का मियोसिस 2 कंप्लीट होता है, तब जाके ओवा बनती है। लेकिन एक नॉन प्रेग्नेंट फीमेल जिसकी बॉडी में स्पर्म नहीं है, तो हर महीने क्या रिलीज होता है अगर वो ओवा नहीं है, उसकी बॉडी के अंदर एक्चुअल में ये रिलीज हो रही होती है। क्योंकि ओवा तो तभी बन सकता है जब स्पर्म आएगा और स्पर्म इसको कांटेक्ट करेगा। जब स्पर्म इसको कांटेक्ट करता है ना बेटा, जब स्पर्म इसको छूता है, कांटेक्ट करता है, तब इस सेकेंडरी oocyte की मियोसिस 2 कंप्लीट होती है और तब जाके बेटा ओवा बनता है। एक अगेन अनइक्वल साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होती है, एक लार्ज साइज का ओवम बनता है और एक छोटे साइज की सेकेंड पोलर बॉडी बनती है। कंसेप्ट मैं बता के जा रही हूं आज ही की क्लास में, बट इसे कंटिन्यू करूंगी मैं नेक्स्ट क्लास में। बेटा आप लोग को सब समझ में आया ना? मुझे पता है थोड़ा सा फ्लो का ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन सारी चीजें बेटा आई होप आपको समझ में आई होगी कंसेप्चुअली। आई प्रॉमिस हम अगली क्लास में वापस से रिवाइज करेंगे, बट यू हैव टू प्रॉमिस कि आप इस चीज को बेटा बेहतरीन तरीके से देखेंगे। अगले वीक पॉसिबल होगा मैं रुपेश सर की एक क्लास जरूर ले लूंगी। दोनों क्लासेस तो बेटा सर को भी क्लास चाहिए होगी, तो पहले तो देखूंगी सर ने कितनी क्लासेस ली हैं। एक क्लास तो एटलीस्ट मैं कोशिश करूंगी कि नेक्स्ट वीक ले लूं। जैसा भी होगा आपको पता चल जाएगा, बस आप अपनी तरफ से बेटा पढ़ना जरूर, एफर्ट जरूर करना। एक वो वाला पॉइंट मैं लिखवा के जा रही हूं, मैं अगली क्लास में एक्सप्लेन करूंगी ताकि एटलीस्ट बेटा आपका ये फ्लो चार्ट कंप्लीट हो जाए। मैं एक्सप्लेन अगली क्लास में कर दूंगी, एटलीस्ट बेटा मुझे लिख के जाने दो, ठीक है ना? इसके आगे ना मुझे एक बार लिख के जाने दो कि इसके आगे होता क्या है, इसके आगे होता क्या है। यहीं से कंटिन्यू कर देते हैं। इसके आगे होता क्या है, इसके आगे एक्चुअल में स्पर्म आता है। मैं एक्सप्लेन अगली क्लास में कर दूंगी, बट एटलीस्ट आप लिख लो बेटा, ठीक है ना? ये स्पर्म है, तो हम यहां पे लिखेंगे इसके बारे में, व्हेन स्पर्म, एक्सप्लेन मैं वैसे कर चुकी हूं बट फिर भी, व्हेन स्पर्म कम्स then only meiosis 2 completed, then only meiosis 2 completed। अगेन बेटा ये भी अनइक्वल साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है, अनइक्वल डिवीजन, और इस अनइक्वल डिवीजन से बनती है सेकेंड पोलर बॉडी, सेकेंड पोलर बॉडी एंड लार्ज हैप्लॉइड ओवम। मैं सब कुछ एक्सप्लेन करूंगी बचा हुआ नेक्स्ट क्लास में, आप टेंशन मत लेना, ठीक है ना? आप अभी बस लिख लो, मैं सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगी। तो ऐसे डिवीजन होता है, एक बनती है बेटा सेकेंड पोलर बॉडी, एक बनता है ओवम। तो नो टेंशन, आई विल एक्सप्लेन यू दिस इन द नेक्स्ट क्लास। दिस इज द ओवम एंड दिस। इसका मैं एक और छोटा फ्लो चार्ट भी बनाऊंगी। ये मैंने जैसे डिटेल्ड फ्लो चार्ट बनाया ना बेटा, इसका मैं एक छोटा फ्लो चार्ट भी बनाऊंगी अगली क्लास में, ठीक है ना? एंड दिस इज सेकेंड पोलर बॉडी। बेटा आपको समझ में तो आया ना? थोड़ा सा वो फ्लो नहीं कंटिन्यूसली में हो पाता ना, तो मुझे समझ नहीं आया कि आपको एंड वाला समझ में आया कि नहीं, ठीक है ना? इसको एक बार देख लेना। वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। जरूर से बेटा अच्छे से पढ़ के आना सारे फॉलिकल्स का स्ट्रक्चर। मैं ना 2 क्वेश्चंस छोड़ के जा रही हूँ, दो क्वेश्चंस जो नीट में पूछे गए थे, इसको भी छोड़ के जा रही हूँ, एनसीईआरटी की रीडिंग को, ठीक है ना? इससे क्या करेंगे हम अगली क्लास में कवर करेंगे। और जो मैं नीट के क्वेश्चंस छोड़ के जा रही हूँ ना, वो आप अपना दिमाग लगा के सॉल्व करना। प्लीज आंसर की से मत देखना, आंसर खुद के दिमाग से एक बार सॉल्व करके देखना। जितना पढ़ाया है ना उसमें से वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है ना? तो अगली क्लास में मिलते हैं बेटा। आज तो गाना सुना भी दिया, सब कुछ हो गया, होमवर्क जो दिया हुआ है वो एक बार कर लेना, और कल की क्लास में हम मिलते हैं। थैंक यू सो मच। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बेटा कैसा लगा लेक्चर। मैं मिलती हूँ अगली क्लास में। कहाँ गया यार? बाय बाय, लव यू सपोलो, धन्यवाद। पढ़ लेना बेटा ओजेनेसिस, मैं टेलीग्राम पे रिवाइज भी करा दूंगी, ठीक है? बाय बाय, थैंक यू।